हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस CM पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। IAB is its moment of inertia of about an axis AB perpendicular to plane and parallel to the axis CM at a distance 2/3 from the center. Where are the radius of the disc? The ratio of IAB and ICM is x/9. The value of XH. देखो ये फिगर दे रखा है, वैसे तो मैं एक नया फिगर बनाता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, एक टॉप व्यू बना रहे हैं हमने, उसने साइड व्यू बना रखा है वो, ठीक है। ऐसे ये आपका एक डिस्क हो गई और ये डिस्क का प्लेन हो गया जो मैं बना रहा हूँ, ये डिस्क का प्लेन। तो एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसे CM एक्सिस बोल रहे हैं, उसने दिखाया है इसको बोल रहे हैं हम ICM। देखो ये ऐसे, ये डिस्क का प्लेन हो गया और प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर, ICM बोला है, ठीक है। और इससे कितनी दूरी पर? 2/3 r दूरी पर, एक और प्लेन के परपेंडिकुलर और ऐसे पैरेलल इसके, ये दो एक्सिस हो गए बेटा, है ना। इस एक्सिस को बोला उसने IAB, ये ठीक है। और दोनों का रेशियो x/9 है और r रेडियस है डिस्क की, ये वाली। तो देखो एक बात समझिए पहले, अगर ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, और ये सर्कुलर डिस्क का अगर रेडियस r है और मास है m, तो प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होता है, इस एक्सिस के अबाउट याद होता है कितना? ICM माना है इसने, है ना। इस एक्सिस को CM बोल रहा है। ये है आपकी 12 mr², ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो आप, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक कंसेप्ट होता है कि एक रोटेशनल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, तो ये सेंटर ऑफ मास भी है डिस्क का, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो I सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md², d इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है, जो कि ये है, ये वाले d पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, ICM दे रखा है 1/2 mr² प्लस m, d की वैल्यू दे रखे हैं ये, तो उसका स्क्वायर कर लें तो 4/9 r² हो जाएगा। यहाँ से अगर 18 LCM ले लें तो ये 9 mr² आएगा और प्लस 9 2 18 8 mr² आएगा, तो ये हो जाएगा 17/18 mr²। ये IAB निकल आया। अच्छा, पूछा क्या? IAB और ICM का रेशियो, IAB और ICM का रेशियो। IAB तो 17/18 mr² है और ICM 12 mr² है। तो mr² से तो mr² कट गया, 2 से ये 9 बार कट गया, तो 17/9 हो गया। और ये वाला रेशियो उसने रखा है x/9, तो 17/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 17, तो x की वैल्यू यहाँ पे 17 भर देंगे। इंटीजर। टू डिस्क सेम मास, डिफरेंट रेडियाई आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल such that their thickness are 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively. The densities of the material are in the ratio 3:5. The moment of inertia of these discs respectively about their diameters will be in the ratio of x/6, the value of xh. देखो हमारे पास दो डिस्क हैं, मास तो सेम है बट रेडियाई डिफरेंट है और थिकनेस भी डिफरेंट है। ये डिस्क है, ये थिकनेस दिखाने के लिए कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, है ना। ये टॉप व्यू बनाया मैंने, ठीक है, डिस्क, और इसकी जो थिकनेस जो है ये वाली, ये T1 लिख दी। कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। ये डिस्क 1 कह लेते हैं।
इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं और डेंसिटी D1 मान लेते हैं। D1 डेंसिटी है और मास सेम है, चलो M1 मान लेते हैं। और डायमीटर के अबाउट, तो ये डायमीटर हो गई। ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं 1/4 M1 और रेडियस का स्क्वायर R1। फर्स्ट इक्वेशन। डायमीटर के अबाउट 1/4 होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट डिस्क का जो होता है वो हाफ MR² होता है। तो परपेंडिकुलर थ्योरम से निकाल के देखिए ये आ जाता है ना। अच्छा, दूसरी डिस्क हम ले लेते हैं एक और, सेम मास सेम है बट रेडियस डिफरेंट कर दिए और थिकनेस भी डिफरेंट कर दी, डेंसिटी भी अलग है। ये डिस्क है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर दी है उसने, ये थिकनेस T2 0.5 सेंटीमीटर है और रेडियस R2 मान लेते हैं और मास M2, वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि M1 M2 मास बराबर है, ठीक है, और डेंसिटी D2 है। डेंसिटी का रेशियो दे रखा है हमें D1 D2 3/5, ठीक। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये डायमीटर हो गया I2 जिसकी वैल्यू होगी 1/4 M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। रेशियो कह रहा है इसका, तो I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू 1/4 M1 R1 का स्क्वायर और 1/4 M2 R2 का स्क्वायर। M1 M2 बराबर रखें तो ये कट जाएगा और इसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब R1 R2 के बारे में कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, रेडियस के बारे में कुछ बताया नहीं, बस डिफरेंट रेडियाई बोला है ना। अच्छा, अब क्या करें, देखो मास दे रखा है सेम M1 M2 बराबर, बस इसी का फ़ायदा उठाएंगे। कैसे, जरूर देखो, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं पहले। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी D, मास M और वॉल्यूम लिखें डिस्क का, तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया ऑफ द डिस्क इंटू थिकनेस। देखो वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया। इसे ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ डिस्क लिखोगे तो πr² लिखोगे और थिकनेस, यहाँ से मास निकालोगे तो πr² थिकनेस और डेंसिटी, ये फॉर्मूला बना। यहाँ से ये डिस्क 1 का है और ये डिस्क 2, तो सारी चीज़ें डिस्क 1 की रखी इस फॉर्मूले से, पाई डिस्क 1 की रेडियस का स्क्वायर, थिकनेस डिस्क की और डेंसिटी D1, और इधर भी लिखें तो πr2 का स्क्वायर, थिकनेस और डेंसिटी। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ये निकाल लीजिए बेटा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, T2 अपॉन T1 और D2 अपॉन D1, तो यहाँ रख दीजिए। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 और D2 अपॉन D1। हमें इधर रखा है D1 अपॉन D2, तो इसे उल्टा कर लीजिए पहले, तो D2 अपॉन D1 5/3 है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, T2 की वैल्यू तो 0.5 सेंटीमीटर और T1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और D2 अपॉन D1 हो गया 5/3, है ना। तो ये 5 हटा लिया, 5 से कट गया 6 बार, तो ये 5/6 आ गया। और ये हमें रेशियो दे रखा है x/6, दे रखा है x/6, ये रहा। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू ही पूछी थी, तो x की वैल्यू आ गई 5। The moment of inertia of a semicircular ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring is 1/x mr², where r is the radius and m is the mass of semicircular ring. The value of x will be। वैसे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसे पूरा डिटेल में समझाने के लिए पहले एक पूरी रिंग पर फोकस करते हैं, फिर आधी रिंग पर आते हैं, है ना। तो देखो ये रिंग बना रखी है, इसका मास m है और रेडियस r है, और प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे हमें याद होता है mr²। थोड़ा सा डेरिवेशन स्टाइल में जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस पूरी रिंग को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ लूँ तो एवरी पार्ट एक पॉइंट मास बन जाएगा, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ तो मैं इसको एक पॉइंट मास में तोड़ दिया। देखो ये रहा, इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ा, उसका एक पॉइंट मास मैंने मान लिया dm, है ना। और इस dm की रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है
एवरी पार्ट डीएम की सेम ही रहेगी। तो पहले एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, डी आई इज इक्वल टू, पार्टिकल मान रहे हो ना, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं एम इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन का स्क्वायर रोटेशनल एक्सिस से। तो डी एम मास हो गया और परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई आर स्क्वायर। ये एक पार्टिकल का हो गया। ऐसे इसमें कितने पार्टिकल हैं? इनफाइनाइट पार्टिकल है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको इसमें कितने मास होंगे, ऐसे कोई सा भी मास देखो, ये वाला मास देख लो एक, इसका भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर सेपरेशन पॉइंट मास पार्टिकल से रोटेशनल एक्सिस तक की, ये सेम है। सबसे बड़ी बात है सेम है डिस्टेंस आर, हर पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है। इसीलिए अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो इंटीग्रेशन डी आई, बड़ा सिंपल सा है, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, क्योंकि आर सेम है इसलिए आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम। अब आपको नहीं लगता इंटीग्रेशन डी एम का मतलब क्या है? ऐड करना। तो ऐसे इसमें इनफाइनाइट टुकड़े करे होंगे, एवरी पार्ट के मास को जोड़ोगे, डी एम डी एम डी एम डी एम सभी को ऐड करोगे तो टोटल मास आ जाएगा ना रिंग का एम, तो इसीलिए एम आर स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया है ना। सिमिलरली अगर आप एक आधी रिंग लोगे ना, सिमिलर ऐसे आधी रिंग जिसकी रेडियस आर है और इसका मास भी कैपिटल एम ही मान रहे हो आप, ऐसा नहीं मास आधा कर रहे हो, कैपिटल एम ही माना है, और इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो इस आधी रिंग को भी आप इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ लो, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ो इनफाइनाइट पार्ट में, तो इसका कोई भी एक मास का टुकड़ा लोगे डीएम मास, इस एवरी डीएम मास की रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो सेम डेरिवेशन है बेटा, सेम। पहले आप डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट डी आई, पार्टिकल बन गया ना ये। तो पार्टिकल का तो क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल है एम मास का, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम और पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। तो यही कर रहे हैं, पार्टिकल मान लिया डीएम और ये आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे इसमें कितने पार्टिकल हैं? इनफाइनाइट पार्टिकल हैं, तो सबका अगर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा डी आई, और यहाँ पे लिखेंगे तो डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर अब इसमें देखो तुम कोई सा भी देखो आर कांस्टेंट है, क्योंकि आप ये वाला पार्टिकल भी ले लोगे डी एम मास, तो इसकी रोटेशनल एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर ही है, कोई सा भी ले लो डी एम, तो इसीलिए आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एम। अब इस डी एम को जोड़ोगे तो इसमें जितने भी डी एम माने आपने, जितने भी डी एम मानोगे उन सब का टोटल मास निकालोगे, तो इस रिंग का आधी रिंग का मास भी आपने कैपिटल एम ही माना है, एम बाई टू थोड़ी माना है। तो एम बाई टू लिखोगे, क्वेश्चन में एम ही दे रखा है ना, एम इज द मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, तो कितना आएगा एम आर स्क्वायर। डी एम सबको जोड़ो तो टोटल मास आ जाएगा। ये समझ में आया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल छोटा सा कर लो, इसका मास भी एम है और रेडियस अगर आर है, तो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, अगर मास एम है तो रेडियस आर, तो यही रहेगा, बस खत्म। तो आई की वैल्यू रखिए यहाँ पे हाफ 1/x एम आर स्क्वायर, और ये भी एम आर स्क्वायर है। तो देखो इतना करना था मेरे को, पर डायरेक्टली भी पता होता है मेरे को, तो फास्ट हो जाता है, एक मिनट भी नहीं लगती ढंग से, 2-3 सेकेंड ओवरऑल हो जाता है। x बराबर कितना हो गया भाई 1, ऐसे बस ये समझ में आना चाहिए पहले पूरा अच्छी तरीके से। तो x बराबर 1 हो गया। A ring and solid sphere rotating about an axis passing through their center have same radii of gyration. Same radii of gyration. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the ring. The ratio of the radius of ring to that of sphere is square root 2/x, the value of x. ये रिंग है, इसका मास m1 लेट कर लेते हैं और इसकी रेडियस r1। ये रेडियस सेम रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस का तो रेशियो पूछा है, तो रेडियस आर है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेशनल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, और सेंटर से पास हो रही है। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना होता है? m1 r1 का स्क्वायर। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? इसी एक्सिस के अबाउट, इसी वाली एक्सिस के अबाउट कितनी डिस्टेंस पर, अगर इस पूरे को हम क्या मान लें, रिंग को एक पॉइंट मास मान लें,
पूरे रिंग को एक पॉइंट मास कंसिडर कर लें, मान लिया, और इससे कितनी डिस्टेंस पर रखें जिससे इस पॉइंट मास का इस एक्सेस के अबाउट, ये वाले एक्सेस और ये वाले एक्सेस सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। तो कितना I1 कितना हो, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है m1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना चाहिए, तो रख दो। तो m1 k1 का स्क्वायर इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, m1 से m1 कट गया, तो k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में कह रहा है हमारा कि सॉलिड स्फीयर है और इसकी भी रोटेशनल एक्सिस सेंटर से जा रही है। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका मास m2 मान लो, लेकिन इसकी रेडियस r2 मान लो, और यहाँ से आपकी ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। रेडियस सेम नहीं दे रखी, सेम रेडियाई ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन सेम है ना। तो यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इसी एक्सिस को मैंने बनाया, इस वाले एक्सिस को, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था I2। इस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास मान लो, इसका मास m2 है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जिससे इस पॉइंट मास के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो। उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो पॉइंट मास के लिए कितना होता है m2 k2 का स्क्वायर, और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट हमें याद होना चाहिए 2/5 m2 r2 का स्क्वायर होता है। दोनों को इक्वल कर दो, तो 2/5 m2 r2 का स्क्वायर इक्वल टू m2 k2 का स्क्वायर। m2 से तो m2 कट गया, k2 का स्क्वायर इक्वल टू 2/5 r2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो k1 k2 है ना वो इक्वल है, क्वेश्चन में ये गिवन है, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल है बेटा। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ रिंग टू दैट स्फीयर, तो रिंग का पहले रखना है और स्फीयर का बाद में। तो किसका एक्सेस ऑफ रोटेशन तो नहीं, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा पूछ रहा है, देखो k1 k2 का डिवाइड कर लो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो k1 का स्क्वायर अपॉन k2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर अपॉन 2/5 r2 का स्क्वायर। ये तो कट गए क्योंकि k1 k2 बराबर दे रखे हैं, है ना। इसको इधर ले आए, 2/5 r2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमें r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर चाहिए जो कि 2/5 है, और r1 अपॉन r2 देखें तो ये √2/5 है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2√2/x और ये √2/5। इससे कट गया, बोथ साइड का स्क्वायर करके x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x 5 आ गया भाई, x की वैल्यू 5 होगी। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर with radius r, length l has moment of inertia I1 about the axis of the cylinder. A concentric solid cylinder of radius r dash r/2 and length l/2 is carved out, मतलब काट के अलग किया है, of the original cylinder. If I2 is the moment of inertia of the carved out portion of the cylinder, then I1 upon I2, both I1 I2 about the axis of cylinder. ठीक है। सॉल्यूशन, एक हमारे पास ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड है ना, और इसका इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, रेडियस इसकी r है और लेंथ l है, कैपिटल L। मास मान लेते हैं इसका कैपिटल M है, मानना पड़ेगा, दिया नहीं है। अब इसी में से एक सिलेंडर काट के निकाला गया है, इसी में से काट के निकाला है, तो काटने के बाद कुछ सिलेंडर इस तरह से बनाए ये, और इसकी रेडियस कर दी है आपकी r/2 और लेंथ हो गई आपकी l'(l/2), और इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। लेकिन इसका मास हमें निकालना पड़ेगा m2, इसका मास m1 कह लेते हैं।
मास का चक्कर है बस केवल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट कितना है, हाफ m1 रेडियस है आपका r स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट लिखें तो हाफ मास m2 है और रेडियस है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। अब मास कैसे निकालें, तो इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो है, लेट कर लिया। तो बताइए होल वॉल्यूम का मास कितना होगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो, तो पूरे वॉल्यूम का मास चाहिए ना हमें, कैपिटल M1 जो आपका पूरे होल वॉल्यूम का मास है सिलेंडर का। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो, तो होल वॉल्यूम का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम हो गया आपका L, ये M1 आ गया। इसीलिए यहाँ पर ऐसे ही M2 निकालें, मास डेंसिटी सेम है, इसी में से काट के निकाला है, तो रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो सेम ही होगा। तो रो, अब इसका वॉल्यूम लिखें तो पाई r/2 का होल स्क्वायर और L/2 है ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब M2 भी निकल आया, तो I1/I2 का रेशियो पूछा है हमसे, तो हाफ M1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये रो पाई r स्क्वायर L, ये M1 की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखो हाफ M2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रो पाई r स्क्वायर बाई 4 और L/2, ये मैंने M2 की वैल्यू पुट कर दी। और ये पहले से था यहाँ पे r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, पाई r स्क्वायर L, पाई r स्क्वायर L कट गया, और r स्क्वायर 4 से r ये कट गया है ना। तो देखो 4 और 4 16 और 2 32, 32 हो गया, 32/1 I1/I2, तो 32 आ गया भाई। तो 32 हम यहाँ फिल कर देंगे, 32। A light rope is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 70 centimeter पे ध्यान दें। The rope is pulled with a force 52.5 Newton. The angular acceleration of the cylinder will be radian per second square। ठीक है, एक डायग्राम बनाना चाहो तो थोड़ा सा समझा सकते हो आप इसको कुछ इस तरह से कि ये एक आपका हॉलो सिलेंडर है ऐसे, और इस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, मान लो कुछ इस तरह से टांग दो इसको, ज़्यादा दिक्कत है तो ठीक है। और इससे ये लाइट रोप वुंड है, लपेटी है, ठीक है, इस तरह से। और इस पर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम 52.5 न्यूटन। इसके जो रेडियस है वो 70 सेंटीमीटर है, और मास जो है ये 5 kg है ना। तो देखो इसका ये वाला साइड व्यू बनाएं, ये वाला साइड व्यू, तो कुछ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाला, ये मैंने हॉलो सिलेंडर का ये वाला व्यू बनाया है, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो कुछ सिलेंडर का ऐसे दिखेगा ऐसे, और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस। इसी रोटेशनल एक्सिस को यहाँ दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगी भाई, ये रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे, है ना। अच्छा, और इस पर आपकी ये स्ट्रिंग इस पे ऐसे बाउंड होगी ऐसे, तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका 52.5 न्यूटन, और इसकी ये रेडियस दे रखी है आपको r, ठीक है। अब टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लो I अल्फा, लेकिन इस फॉर्मूले में खासियत होती है कि टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी फॉर्म सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम रोटेशनल एक्सिस, ये ध्यान रखना है। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट हॉलो सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होता है। तो इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल लें, यहाँ से फिक्स किया है, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका RF साइन थीटा, या फिर इसे आप R परपेंडिकुलर F लिख सकते हो, कोई सा यूज कर लो। R क्या होता है, R वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और टेल उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट के अबाउट आप क्या कर रहे हो,
टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए टेल यहाँ आएगा रोटेशनल एक्सिस पर और ये हेड आएगा ऐसे। या इस फोर्स की क्या बनाइए आप, लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई और रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर की है तो ये आर परपेंडिकुलर भी है। कोई सा भी कह दो, अगर आर इसे इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हो तो इसे आप आर मान लो और इसको आगे एक्सटेंड कर लो तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इससे कर लो, चलो ये लिख लेते हैं कितना, कैपिटल आर एफ साइन 90 इक्वल टू आई होता है एम आर स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना। एक आर से एक तो आर कैंसिल हो गया। एफ की वैल्यू रखी है 52.5, साइन 90 की वैल्यू 1, एम की वैल्यू रखी है हमें 5 kg और आर की वैल्यू 70 सेंटीमीटर था ये, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 70/100 और ये अल्फ़ा। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ 10 कर लें, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 52.5, 5 × 7, 5 से कटा कितना 5, 0 और 5, 7 का और डिवाइड करें 7105, तो ये आएगा 7, 1, 3 और ये 5, तो ये 5, 15, तो अल्फ़ा 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर भी यही है बेटा, अगर आप सीधे लिखते तो आर परपेंडिकुलर हो गया कैपिटल आर और एफ हो गया ये। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ हमें भरना चाहिए 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg and disk of mass 4 kg have same radius, then the ratio of moment of inertia of disk about a tangent in its plane of the moment of inertia of the sphere about its tangent will be x/7। ठीक है, सोल्यूशन देखो, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए कर लो आप। अगर आप एक का ये सॉलिड स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो लेट कर लेते हैं आर है, दिया नहीं है, लेकिन इसका मास दे रखा है m1 5 kg और टेंजेंट प्लेन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान निकालना है हमें I1। तो देखो डायामीटर, स्फीयर के डायामीटर या सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होता है 2/5 mr²। मास m1 है तो m1 r² लिख लेते हैं। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है क्योंकि सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए तो जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM हो गया। ये d बोलते हैं जो कि रेडियस r के बराबर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए आप, I1 = इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा md²। तो ICOM हो गया 2/5 m1 r² प्लस m1, d की वैल्यू भी r है, तो ये हो जाएगी आपकी 7/5 m1 r²। I1 हो गया ये। अब डिस्क की बात करो, डिस्क तो एक सर्कुलर डिस्क बना लो, उसका टॉप व्यू बना रहा हूँ। ये सर्कुलर डिस्क है ऐसे, ठीक है, डिस्क है जो कि आपकी इसका सरफेस ये प्लेन सरफेस हो गया। ये तो सॉलिड स्फीयर था, इसमें प्लेन सरफेस नहीं होगा, ये प्लेन सरफेस हो गया ऐसा। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है डिस्क में, अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, टेंजेंट है लेकिन प्लेन में है, तो ये प्लेन हो गया इसका डिस्क का। प्लेन के पैरेलल इधर कर दो या इधर कर दो, चलो इधर कर देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना ऐसे बनाना है ये, क्योंकि ये प्लेन हो गया, प्लेन में लाई करनी चाहिए एक्सिस और टेंजेंट से पास होनी चाहिए। ऐसे मत कर देना, टेंजेंट तो होगा लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I2 बोल रहे हैं, तो पहले हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। डिस्क है ये, तो इसकी रेडियस भी आ रही है लेकिन मास अलग है, m2 मान लेते हैं, कितना है आपका 4 kg है, रेडियस सेम है। तो देखो डायमीटर के अबाउट अगर हम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, ये डायमीटर है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी और ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है, तो इसे आप ICOM या फिर I डायमीटर कह सकते हैं। ये 1/4 mr² होता है,
डिस्क का, m है आपका m2 और ये r स्क्वायर है। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जरा समझो, एक ये सर्कुलर डिस्क है। ज़्यादातर ऐसे बच्चों को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होता है डिस्क का, डायमीटर का याद होना चाहिए, वैसे तो नहीं याद है, कोई बात नहीं, एक बार समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रेडियस r, ज़्यादातर ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के, ये प्लेन हो गया डिस्क का, उसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होता है बच्चों को। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है होता है हाफ mr स्क्वायर ये, लेकिन निकालना डायमीटर से। तो क्या इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लैमिनर बॉडी या प्लेनर बॉडी के लिए लगा सकते हैं। तो ये प्लेनर बॉडी है, इसका सरफेस प्लेन है, तो प्लेन एक डायमीटर, ये कोई सा भी डायमीटर बना सकते हो, और एक डायमीटर ये। इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, और रोटेशनल एक्सिस बॉडी के अंदर ही हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता। बस दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो और एक ही प्लेन में लाई करें। तो ये एक ही प्लेन में लाई करने वाली दो एक्सिस हैं और परपेंडिकुलर हैं। तो ये मान लेता हूँ मैं I1, और ये डायामीटर भी है, और ये मैं मान लेता हूँ इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, और ये डायामीटर है, सिमेट्रिकल है, इसलिए ये भी डायामीटर ये भी डायामीटर, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसा, इसके अबाउट हमें याद होता है, निकालना ये है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है। तो जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वो यहाँ लिखते हैं, और जो एक्सिस प्लेन में लाई कर रही हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम I1 प्लस I2, ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर वाली आती हैं और यहाँ प्लेन में लाई करने वाली, और तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो I3 तो हमें याद है 1/2 mr स्क्वायर, निकालना है इसको, हमने I डायमीटर बोला है, इसको भी I डायमीटर बोला है। तो आपको नहीं लगता I डायमीटर इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, तो I डायमीटर इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर, समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? I2 इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, ये आपकी D हो गई, D आपकी RE है, ICOM प्लस MD स्क्वायर, ये ICOM है 1/4 m2 r स्क्वायर प्लस ये डिस्क का मास m2 और ये r स्क्वायर। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 और एक 5/4 आ जाएगा m2 r का स्क्वायर, ये I2 हो गया। अब थोड़ी सी यहाँ सावधानी रखना बच्चे के, जल्दी में इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं। पहले देखो यहाँ रेशियो पूछा है, डिस्क पहले वर्ड यूज़ किया है, यहाँ सॉलिड स्फीयर यूज़ किया है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। जब रेशियो पूछा है तो डिस्क ऊपर आएगा और सॉलिड स्फीयर नीचे आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, डिस्क का पहले लिखना, क्योंकि शुरुआत में सॉलिड स्फीयर पहले बोल रहा है, डिस्क बाद में बोला, फिर बाद में उल्टा कर दिया है ना। तो I2 अपॉन I1 5/4 m2 r स्क्वायर और 7/4 m1 r स्क्वायर, ये तो कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये सबसे ऊपर चला जाएगा 5/7 मल्टीप्लाइड बाई m2 की वैल्यू देखो, m2 है आपका 4 kg, तो ये 4 kg है, और m1 है आपका 5 kg। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आया 5/7, और ये हमें पहले से दे रखा है यहाँ पे xy7 है ना। तो xy7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू पूछ रहा था तो 5 आ गई, तो इसे यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, ईच ऑफ मास 2 kg एंड रेडियाई 10 सेंटीमीटर, इस पर ध्यान दें, आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड है, मास नहीं है उसका। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is, इस पे भी ध्यान दें। ठीक है, सॉल्यूशन डायग्राम बनाते हैं। एक दो सॉलिड स्फीयर ना लो एक जैसे, एक ये ना लिया और एक ये बना लिया, सॉलिड स्फीयर हैं
ठीक, और ये सेंटर टू सेंटर सेपरेशन से एक रॉड से जोड़ दिए है ऐसे। ये एक रॉड है आपकी, लाइट रॉड है, दैट मीन्स मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, मासलेस। लाइट रॉड का मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेडियस दे रखी है आर, हमें ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो मास दे रखा है एम, ये 2 kg है। दोनों ऐसे ही हैं सेम, और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन दे रखी है ये 40 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे आप कुछ भी मान ले, चलो यहाँ तक आया। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ रहा है मिड पॉइंट से यहाँ, और रॉड के परपेंडिकुलर, ये रॉड के परपेंडिकुलर हो गई और मिड पॉइंट से जा रही, इस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। तो देखो सॉलिड स्फीयर के डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होना चाहिए कि डायमीटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस पास होती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² होता है। देखो ये डायमीटर से भी जा रही है, और सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी यही होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, तो आप ये ICUMB बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए एक रोटेशनल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, जो कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जा रही। तो इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। रॉड तो मास लेस है ना, तो आप लिखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, I = ICOM + MD²। डी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है, जो कि 20 सेंटीमीटर हो गई। MC² लिखें, ICOM लिखें तो 2/5 mr² + MD², है ना। ये तो इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट हुआ। ऐसे ही आपको इसका भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। तो ये पूरे सिस्टम का अगर लिखना है आपको, पूरे सिस्टम का, तो पहले इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, जो लिख दिया मैंने ये ना। फिर इस स्फीयर का भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालिए, तो सिमेट्री है देखो बिल्कुल। यहाँ पर भी अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके अबाउट तो वही 2/5 mr² ही होगा, और ये सेपरेशन जो है 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सब कुछ सेम है, इसीलिए इसी को क्या कर दीजिए, आप डबल कर दीजिए। ये डबल क्यों किया समझ में आया? पहले इसका इसके अबाउट निकाला, फिर इसका इसके अबाउट निकाला, दोनों को जोड़ दिया, दोनों सिमेट्रिकल हैं इसीलिए डबल कर दिया, 2 बार एक ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस केवल आप, ठीक है। तो कितना, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया है, 2/5 m की वैल्यू दे रखी है आपको 2 kg, और r दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो उसे मीटर में बदलेंगे तो 5/100 हो जाएगा। तो 5 से करने और कटेगा 20 बार, है ना। तो आप इसे 5 सेंटीमीटर ही है ना, क्या 10 सेंटीमीटर है, 10 है भाई, 10 सेंटीमीटर रेडियाई है, तो लिखेंगे 10/100 का स्क्वायर प्लस m कहाँ गया 2 kg, और d की वैल्यू है 20/100। सेंटीमीटर को मीटर में बदला है मैंने, ये इसका स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई आपका इधर कर देते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये इससे कट गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है। देखो 2 2 2 4, ये 8 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 1/100 हो गया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 4 हो गया ये, और ये कट गया आपका यहाँ से 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। अब क्या करें, इसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका डिवाइड करूं तो क्या करूं, ये हो गया 8 5 × 10⁻⁻², प्लस एक काम करते हैं, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 का डिवाइड कर लेते हैं। 25 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार, ये 16 हो गया, और ऊपर ले जाएंगे तो इसे 10⁻⁻² ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ डिवाइड करें तो 5.3 हो जाए 1.6 10⁻⁻² प्लस 16 × 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 17.6 10⁻⁻², लेकिन चाहिए -3, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 176 × 10⁻⁻3।
इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, ये आया बेटा। तो यहाँ पे भर सकते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 176। सॉलिड स्फीयर ए इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस PQ. If the radius of the sphere is 5 cm, then its radius of gyration about PQ will be root x centimeter. The value of xh. देखो ये हमें गिवन है, ये सॉलिड स्फीयर है ना। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है PQ के, तो PQ एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर के डायमीटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए कि 2/5 mr² होता है। m इस सॉलिड स्फीयर का मास है और r इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है। अच्छा, और ये सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है एक्सिस ये वाली, और इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए जो कि जा रही है, इसीलिए IPQ निकालें इक्वल टू ICOM प्लस MD²। D यहाँ पर दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है। ICOM हो गया 2/5 mr² प्लस MD²। वैल्यू पुट कर दो, 2/5 मास गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, बट सेंटीमीटर में रखी है 5 सेंटीमीटर। देखो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो आप सेंटीमीटर में पुट कर दें। 5 ये कितनी है, रेडियस 5 है तो 25 हो जाएगी, प्लस MD की वैल्यू है 10 तो 100 हो जाएगा। 5 से कट गया ये 5 बार और ये हो गया 10m प्लस 100m, तो ये हो जाएगा 110m। ये IPQ आ गया। अब हमसे रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है, तो जरा समझिए कि ये वाली PQ एक्सिस बना ली मैंने, देखो ये PQ एक्सिस बना ली है ना। और अगर इस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया जाए, पॉइंट मास, इस सॉलिड स्फीयर को ही क्या मान लें, एक पॉइंट मास मान लें ये। अब इससे इसी रोटेशनल एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IPQ, उसी रोटेशनल एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट मास माने जिससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आए इस एक्सिस के अबाउट वो इस सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो इसे पॉइंट मास माना हमने सॉलिड स्फीयर को, और सॉलिड स्फीयर को पॉइंट मास मान के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पार्टिकल का, mr², तो r कितना है आपका k, तो mk²। अब ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए PQ एक्सिस के अबाउट, वो इसी सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होना चाहिए। तो जितनी डिस्टेंस पर रखने पर, पॉइंट मास मानने पर ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बस पुट कर दो यहाँ mk², mk² इज इक्वल टू 110m, m से m कट गया, k पूछ रहा है तो k की वैल्यू आ गई आपकी स्क्वायर रूट 110, और ये इधर की हमें कितनी स्क्वायर रूट x सेंटीमीटर, x इधर रखा है और 110, इसको दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 110, इसीलिए यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 110। A solid sphere is rolling, इस पर ध्यान दीजिए, on a horizontal plane without slipping, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। If the ratio of angular momentum about axis of rotation, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट पूछा है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन of the sphere to total energy of moving sphere is pi/22, then the value of its angular speed will be। तो प्योर रोलिंग का मतलब है ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ये इस एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है और वो रोटेशनल एक्सिस चल रही है, रेस्ट में नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हिंज नहीं है ना। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O और रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा है। इसमें कंसेप्ट है अच्छा खासा। पहले एक बात समझिए, अगर कोई बॉडी हिंज होती है, अगर कोई बॉडी हिंज है और केवल घूम ही रही है, चल नहीं रही है ना, केवल रोटेशन मोशन कर रही है ओमेगा से, तब तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं I ओमेगा। और इस फॉर्मूले में एक कंसेप्ट और होता है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तभी रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम इतना लिखते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी, किसी भी शेप की बॉडी हो,
चल भी रही हो और घूम भी रही हो और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछे, जैसे पॉइंट ए के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है और ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, मतलब चल भी रही है और घूम भी रही है। ये केवल घूम रही थी, चल नहीं रही थी। तब ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखें पूरी बॉडी का, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है इससे कंपेयरिंग। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एम का मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है बॉडी का, तो विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए है ना, जिस पॉइंट के अबाउट पूछे विद रेस्पेक्ट टू, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब बॉडी का, ये सेंटर ऑफ मास का था एंगुलर मोमेंटम, अब बॉडी का, रिजिड बॉडी का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। मतलब समझिए एल ए इज इक्वल टू, ये सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास मान लो, इसका टोटल मास सेंटर ऑफ मास में मान लो, पार्टिकल की तरह से ट्रीट करो फिर उसको। और पार्टिकल का जब लिखते हैं तो जिस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का, अब हम क्या लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो ये आर वेक्टर का हेड सेंटर ऑफ मास पर किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट, तो टेल ए पॉइंट पर, ये आर वेक्टर है। और कितना होता है, एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आर सी लिखे बेटा ऐसे, और इसे वेलोसिटी सी, सेंटर ऑफ मास का इसीलिए लिख देते हैं, इनटू वी सी। प्लस अब केवल बॉडी का मोमेंट अपने से लिखना है, अब इससे कोई मतलब नहीं, इससे सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है तब बॉडी का मतलब ये वाली चीज़ लिखनी है, अब आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, ये वाली चीज़ लिखनी है, ये वाली सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखना है, पर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम बी सी और आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इसे जब खोलेंगे तो ये जो आएगा थीटा आएगा ऐसे टिर टिर थीटा, और ये ये वाला रिजल्ट है एम आर सी वी सी साइन थीटा आएगा ये। अब जानते हो इसमें आप इस पर इस वी सी के लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लो, इसे लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं वी सी की, और यहाँ से जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है वहाँ से इस पर एक परपेंड ड्रॉ करो, आर परपेंडिकुलर। अगर सोचो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इस ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा निकालोगे ना इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा आर परपेंडिकुलर बटे आर सी आएगा, तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर लिखोगे तो आपका आर सी साइन थीटा आएगा, तो इस आर सी साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हो एम वी सी, और इस आर सी साइन थीटा की जगह लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, जैसी ज़रूरत पड़ती है समय के साथ उसको चेक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें बेटा हमें इसी एक्सिस के अबाउट निकलवा रहा है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सोचो अगर एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट ही चाहिए हमें स्फीयर का, और ये घूम भी रहा है चल भी रहा है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा भी, एम ये वी सी मान लूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और आर परपेंडिकुलर है ना, प्लस आई सी ओ एम, तो सेंटर ऑफ मास तो यही है इसका, ये सेंटर ऑफ मास भी होता है, तो इसके अबाउट स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सॉलिड स्फीयर का मोमेंट होने से कितना होता है 2I5 mr स्क्वायर, और ओमेगा आपका हमारा ओमेगा ही है, ओमेगा ही पूछा है कितना है। अब इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी भाई, इससे अगर आप यहाँ से इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाओगे, और रोटेशनल एक्सिस भी यही है, देखो इसमें तो रोटेशनल ये इस पॉइंट के अबाउट पूछा था, ये लाइन ऑफ एक्शन आई तो इस पॉइंट के अबाउट तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन इसमें तो इसी के अबाउट पूछ रहा है, तो यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन ना होगे तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जीरो हो गई, तो इसलिए जीरो हो गया है ना, प्लस 2/5 mr स्क्वायर। अच्छी तरीके से कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, है ना, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये इन दोनों में क्या रिलेशन, तो ओमेगा बराबर होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंटू आर। अब बच्चों को लगता है ये वी बराबर आर ओमेगा लगा दिया, नहीं, ये सर्कुलर मोशन वाला क्या नहीं है, वी बराबर आर ओमेगा नहीं है, इस सर्कुलर मोशन में जो होता है ना वी बराबर आर ओमेगा, ये वो नहीं है, क्योंकि उसमें तो सर्कुलर मोशन में तो ये आर और ये पार्टिकल की वेलोसिटी
और इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, इसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वो लिखते थे ओमेगा आर वी अपॉन आर। आर तो सेंटर से होती थी पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पे तो ये सेंटर पर ही वेलोसिटी है, आर तो जीरो है यहाँ पर, आर तो जीरो है। फिर ये कैसे, तो एक अलग तरीके से आता है, एक कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, ये भी दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ये लिख दिया हमने। अब हमसे ये पूछ रहा है, अब कर सकते हैं इसको एलओ अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो हमारा हो गया 2/5 mr² इंटू ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ m सेंटर ऑफ मास की स्पीड vc का स्क्वायर प्लस हाफ ICOM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अब ये 2/5 mr² ओमेगा 1/2 m, इस vc की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ r ओमेगा, और r ओमेगा लिखूँ तो r² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1/2 और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2mr², और ये ओमेगा स्क्वायर, देखो 2 से 2 कट गया, mr² से कॉमन लेके mr² काट दो, और 1 ओमेगा है, ये 2 ओमेगा है, तो ऐसे कर लो, एक बार और लिख देता हूँ 2/5 ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और 1/2 प्लस 1/5, तो 1/2 प्लस 1/5 10 एलसीएम लेंगे तो 7/10, तो ये 7/10 हो जाएगा। 1 ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो 2/5 और 10/7, और नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा ओमेगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है π/22, π/22, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब पाई की वैल्यू लिखना चाहो तो आप पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, इसे काट के 22 से 22 कट गया, 7 से ये 7 कट गया, 5 से ये 2 कट गया, तो इधर 1 बचा, इधर हो गया 4/ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 4 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसलिए 4 भर देंगे। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम, रेडियस 5 सेंटीमीटर, इज रोटेटेड अबाउट 1 its diameter with angular speed 10 radian per second. If the moment of inertia of the sphere about its tangent is x into 10⁻⁻2 times its angular momentum about diameter, then the value of x is, ठीक है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, ये सॉलिड स्फीयर बना लिया, इसका मास हमें दे रखा है 500 ग्राम, तो 5/1000 kg, और रेडियस दे रखी है हमें r 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 सेंटीमीटर। अब ये समझिए कि रोटेटेड अबाउट 1 its डायमीटर, तो ये डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से 10 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लें, तो एंगुलर मोमेंटम है डी, LD लिख देता हूँ, D फॉर डायमीटर इक्वल टू I ओमेगा। तो जानते हो इस फॉर्मूले को कभी भी लगाते हैं L बराबर I ओमेगा, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए। तो डायमीटर की एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट ही लेना है, इसीलिए निकाल लें। I डायमीटर हमें याद होता है कि डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, तो I डायमीटर आपका कितना है 2/5 mr², और ये ओमेगा आपका ओमेगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया, पर इसमें एक चीज़ दे रखी है कि इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए कि ये आपका स्फीयर है, इस स्फीयर का टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, डायमीटर के अबाउट मोमेंटम,
इसमें रिलेशन दे रखा है आई इक्वल टू जो है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज इतने टाइम्स, तो x इंटू 10 की पावर -2 टाइम्स किसके, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डायमीटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का इतने टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब टेंजेंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और डायामीटर दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, डायामीटर सेंटर ऑफ मास से तो जाता है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है 2m/r², और चाहिए इसके, तो ये हो गया d बराबर r, तो I जो हो गया ICOM प्लस md²। यानी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है किसी भी टाइप की बॉडी के लिए लगा सकते हैं, बट उसमें एक शर्त होती है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/5 mr² प्लस d हो गया आपका r², तो ये हो गया 7/5 mr², ये हो गया। और ये क्वेश्चन की में गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ढंग से पढ़िए आपको ये दिखाई देगा। अब I की वैल्यू हमने निकाल रखी है 7/5 mr² इक्वल टू x, इसे नीचे ले आता हूँ 100 कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे ले आया, मल्टीप्लाइड बाई L डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² इंटू ओमेगा। तो देखो mr² से तो mr² कट गया, 5 से 5 कट गया। हमें x की वैल्यू भी रख दें, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, x की वैल्यू कितनी रखी है 10 है ना। तो देखो एक 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 70, और इसका मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, और ये 2 बचा, इस 2 को 2x हो गया, 70 बराबर 2x, 2 से काट दिया तो x बराबर आ गया 35, ऐसे कर सकते हो। तो x की वैल्यू पूछ रही थी, x की वैल्यू आपकी 35, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम विद इट्स मास रिमेनिंग सेम, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम्स 24/x, द वैल्यू ऑफ x इज। सोल्यूशन, देखो हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है आपकी, है ना, तो अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2y, आई लिख लेते हैं 2/5 mr², और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं हम 2π/टाइम पीरियड, और जो इनिशियल टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। अब इस अर्थ का रेडियस r मान लेते हैं, मास m। अब इस अर्थ की रेडियस को श्रिंक कर देते हैं, ठीक है, और इतना श्रिंक करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v 4/3πr³ लिख सकते हो, और इसकी रेडियस r श्रिंक कर दी, r' मान लेते हैं, और इसका वॉल्यूम जो है v' ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/64 है। तो मास सेम रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू जो है वो घट जाएगा, क्योंकि रेडियस घट गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। 2/5 मास सेम रहा है, r' का स्क्वायर, तो नया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा' मान लेते हैं, और t' उसने दे रखा है हमें 24/x आवर। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं हम 4/3πr' का क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 1/64 और 4/3π R³, इसे कैंसिल, और इसे लिख सकते हैं r' का क्यूब, और इसे लिख सकते हैं 1/4 और ये r⁴, तो r' लिख सकते हैं हम r/4। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। अब ये बताइए कि इसमें एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है I ω, और फाइनल कितना है I' ω'। I की वैल्यू
2/5 mr² और ओमेगा की वैल्यू 2π टाइम पीरियड। आई डैश की वैल्यू लिखें तो आई डैश की वैल्यू है 2/5 mr² और टाइम और ओमेगा लिखें तो 2π/t डैश। ये तो पूरा पूरा कट गया, 2π से 2π कैंसिल, r² इक्वल टू इस r डैश की वैल्यू पुट कर दो आप ये, तो ये हो जाएगा r²/16 और नीचे हो जाएगा t डैश, इससे ये कैंसिल। यहाँ से आप लिख सकते हो t इक्वल टू 16t डैश देन t डैश इक्वल टू t/16। इसकी वैल्यू हमें रखी है 24/x और इसकी वैल्यू इनिशियल टाइम पर जो था वो 24 था, ऐसे इसे कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आप यहाँ 16 भर सकते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t बराबर 0 विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री with the horizontal edge given in the figure. The magnitude of angular momentum of the particle about the starting point at a time t बराबर 2 सेकेंड is found to be इतना, the value of kh। तो देखो t बराबर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 2 सेकेंड बाद जब पार्टिकल यहाँ आ जाए 2 सेकेंड में, तब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट O, इसको पार्टिकल P कह देते हैं, है ना। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप टॉर्क dl/dt से पहले dl में टॉर्क निकालें पहले आप और यहाँ पुट कर पढ़ें। एक तरीका हो सकता है ये, इससे बहुत लेंथी होगा बेटा। एक मेथड ये भी होता है, दोनों ही आने चाहिए, जिससे आसान हो उससे कर लेना चाहिए। पहले मैं आपको इससे बताता हूँ, जरा समझते हैं। सबसे पहले टॉर्क निकालना है तो इसमें यहाँ पे केवल mg वाला फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इस बॉडी इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लगेगा mg। इस mg का टॉर्क निकालो पॉइंट O के अबाउट, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे। तो पहले इस mg का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट निकालो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो टॉर्क का होता है फॉर्मूला r×f और एक मैग्नीट्यूड में लिखते हैं RF sin थीटा और एक लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर f। इसमें जो r होता है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। तो देखो ये हो गया हमारा r, यहाँ पे आएगा इस वाले पॉइंट पर r वेक्टर, और टेल उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें। हेड हमेशा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, और टेल उस पॉइंट पर जिस पॉइंट का अबाउट टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हो, r वेक्टर। लेकिन ये r परपेंडिकुलर क्या है, इस फोर्स की क्या बनाइए आप, लाइन ऑफ एक्शन। ये फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन खींचिए, इसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहे हो वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं r परपेंडिकुलर। तो इससे आसान होगा ये, तो मैं इसी से करूंगा, r परपेंडिकुलर निकाल लो। तो टॉर्क हो गया r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई फोर्स है आपका mg, ठीक है। तो r परपेंडिकुलर कैलकुलेट कैसे करें अब, तो देखो ये x हो गया बेटा, 2 सेकेंड पर x निकाल लो। कैसे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें और इक्वेशन लगाएं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये, इसे अगर चाहो तो आप x कंसीडर कर सकते हो। तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है x, या r परपेंडिकुलर भी बोल सकते थे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखें तो इस वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट करें तो अभी मैं ऐसे ले लेता हूँ v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो ये हो गया v cos थीटा और टाइम t है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है ये 0 होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होता है वो g के बराबर होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई v cos थीटा इंटू टी। तो देखो मैंने r परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया, ये रहा। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई mg। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे mg v
कॉस थीटा ये एक तरफ कर लिया और ये टी, ये टॉर्क निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें इस टॉर्क की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू होता है डी एल बाई डी टी, तो यहाँ से डी एल लिखें तो टॉय डी टी, और टॉर्क की वैल्यू पुट कर दें यहाँ एम जी वी कॉस थीटा और टी और ये डी टी, ये डी एल। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, ये देखो ऐसे है ना। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहती है और एम जी भी कांस्टेंट है, इसीलिए पूरा टर्म कांस्टेंट है बेटा, इसीलिए बाहर ले लिया मैंने। और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनिशियल जब समय शून्य था तो एंगुलर मोमेंटम भी जीरो था, पॉइंट ओ के अबाउट, और जब आपका समय टी हो गया तब एंगुलर मोमेंटम मेरे को कैलकुलेट करना है। तो डी एल का इंटीग्रेशन तो एल हो गया, और एम जी वी कॉस थीटा ये बाहर निकाल लिया, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट भी पुट कर दी हमने। अब निकाल लो टी बराबर कितने सेकंड पर पूछ रहा है, 2 सेकंड पर पूछ रहा है ना, और 2 सेकंड में पूछ रहा है तो एल इज इक्वल टू ले सकते हैं, एम की वैल्यू कितनी है आपकी 100 ग्राम, तो 100 बाई 1000 कर लो उसको, किलोग्राम में चेंज कर लिया। जी की वैल्यू 10 दे रखी है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और थीटा 45 डिग्री है तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और टी की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 सेकंड कह रहा है तो ये 4 हो गया और नीचे 2 भी है, बस कैलकुलेशन करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल, और 2 से ये वाला 10 बार, और इससे लिख सकते हैं हम इस 4 को ऐसे लिख लो 2 × 2, और इसे काट दो √2 बार, स्क्वायर √2, तो ये 20√2 आया एंगुलर मोमेंटम इतना। और इस एल की वैल्यू हमें रखी है √k, स्क्वायर रूट के, तो इसके जगह लिखेंगे √k इज इक्वल टू 20√2। बोथ साइड का अगर स्क्वायर कर दें तो k की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 800 आ जाएगी k की वैल्यू। हमसे k की ही वैल्यू पूछ रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 800। एक तरीका तो ये है, ये आसान तरीका है, कैलकुलेशन इसमें कम है, लेकिन अगर आप इससे भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन इसके लिए आपको पहले पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। चलो एक्स कोऑर्डिनेट तो मैंने निकाल ही दिया ये रहा, लेकिन आपको वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप पोजीशन वेक्टर निकाल पाओगे। आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, ये आर वेक्टर निकाल पाओगे। और जब आर वेक्टर निकल आएगा तो फिर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का इस पॉइंट पर और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, फिर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल पाओगे। वी वेक्टर यहाँ पे कितना है, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर वी वाई निकालना पड़ेगा, फिर इतना करने के बाद भी आपको फिर इनका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, इस वाले फॉर्मूले से करें तो आर क्रॉस वी करना पड़ेगा, है ना। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे, तब जाके एल निकलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए उस मेथड से नहीं करना चाहिए इस जगह पर, इसीलिए इस मेथड को भी सीखिए आप। अ सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन with an angular velocity omega. A person sit at the center having 2 dumbbells in his hand. When he stretch out his hands, the moment of inertia of the system becomes triple. If E be the initial kinetic energy of the system, then the final kinetic energy will be E by x, the value of x h. Solution. सबसे पहले एक सर्कुलर प्लेट बना लें, डिस्क बना ली हमने ये, ठीक है, ऐसे, और इसके सेंटर पर ये रोटेशनल एक्सिस बना दी, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रही है, और इस जगह पर एक पर्सन भी बैठा है, लेकिन अभी उसने अपने हाथ फोल्ड कर रखे हैं। तब इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो है ω1 ओमेगा है, और लेट कर लेते हैं इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम वो I है। अब इस पर्सन ने क्या किया है कि अपने हाथों को उसने स्ट्रेच कर दिया है ऐसे, और उसके हाथ में डंबल्स भी लगे हुए हैं,
ऐसे अपने हाथों को उसने खोल दिया है और ये उसके हाथों में डंबल्स लगे हुए हैं। तो देखो जब ऐसे स्ट्रेच करेगा तो मोमेंट मास रोटेशनल एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ जाएगा। उसने बताया भी है कि पहले की कंपेयरिंग ट्रिपल हो गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो घट जानी चाहिए, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, बस केवल हाथ ही तो उसने फैलाई, एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं रहा। तो इस वाली सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। तो उस वाले केस में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, आई इंटू ओमेगा होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा इक्वल टू, इसमें लिख सकते हो 3i इंटू ओमेगा 2। आई से आई कैंसिल हो गया तो ओमेगा 2 आ गया ओमेगा बाई 3। अब इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसने, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है आई, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फर्स्ट केस हो गया आई और ओमेगा, ठीक है। सेकंड केस में देखें तो फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इसे लिखें तो हाफ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ I2 अगर देखते हैं तो I2 की वैल्यू 3i है और ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा बाई 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 9। इसको अलग कर लीजिए आप, इसको अलग रहने दीजिए और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे पुट कर सकते हो आप ई, तो कितना हो जाएगा 1/3 ई, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ई बाई एक्स, तो ई बाई एक्स पुट कर दिया, ई से ई कट गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, x बराबर 3, इजी क्वेश्चन था। A hollow spherical ball of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity 3 meter per second as shown the figure. Maximum height with respect to the initial position covered by it will be सेंटीमीटर में पूछा है, ये फिगर दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ऐसे एक फिगर दे रखा है और यहाँ पे कोई आपकी हॉलो स्फेरिकल बॉल है जिसके पास वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, दैट मीन्स प्योर रोलिंग कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि v इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, और अगर इसकी रेडियस r है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा होती है, तो हम ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r लिख सकते हैं, ठीक है। एक जानते हो जब चल भी रहा है या घूम भी रहा है तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो मान लो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा तो इसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी ये वाली जो वेलोसिटी है ये जीरो हो गई ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये घूम की तरह था, ऐसे घूम रहा था, तो एक यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये क्या करेगा, इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन, इस वेलोसिटी ऐसे घूम रहा था, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, जो इसे इसकी ऐसे एंगुलर स्पीड को घटाएगा। ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इसीलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी घट के जीरो हो जाएगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, और ये रेस्ट में आ जाएगा इस जगह पर। तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट होगी ये पूछ रहा है। तो क्या इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। बच्चों का सवाल होता है सर इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी? कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो ओनली तब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसमें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया। तभी बताऊंगा कि बर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये फिक्स सरफेस पर, अगर प्योर रोलिंग कर रहा हो और कोई फिक्स सरफेस हो तो बर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये इसका जीरो होता है हमेशा बर्डन, ठीक है। कैसे होता है थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो इसके पास दो एनर्जियाँ होंगी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। इसको डायरेक्ट लिख दिया करो ऐसे प्योर रोलिंग की कंडीशन में, हमेशा नहीं, प्योर रोलिंग की कंडीशन में 1/k, ये 1/12 mv² 1 + k, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई।
अगर चल भी रही हो, घूम रही हो। थोड़ा सा इस पर पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर कोई बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है तो उसके पास ट्रांसलेशन का एनर्जी भी होती है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी होता है ना। अगर केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है तो यही करिए, लेकिन आगे करें हाफ mv स्क्वायर। अगर हाफ आई की जो वैल्यू लिखे हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो लिखते हैं हम के एम आर स्क्वायर। जैसे यहाँ हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ के की वैल्यू 2/3 है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है जो एम आर स्क्वायर के साथ लगा होता है हमेशा। जैसे सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता, डिस्क होती तो, सॉलिड डिस्क होती तो हाफ एम आर स्क्वायर होता, तो के की वैल्यू 1/2 जाती। रिंग होती तो के की वैल्यू 1 हो जाती। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको ऐसे लिखा करो, के एम आर स्क्वायर से शॉर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, के एम आर स्क्वायर। और ओमेगा प्योर रोलिंग वाले केस में ओमेगा की वैल्यू होती है V/R। ये से कट गया, यहां से आप mv स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 + k। लेकिन ये तब लगाना आप काइनेटिक एनर्जी जब प्योर रोलिंग हो। प्योर रोलिंग केस में आप टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखो, टोटल रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों, तब ऐसे लिख सकते हो। और k की वैल्यू समझ में आ रही होगी, यहाँ पर 2/3 है, तो डायरेक्ट लिख दिया करो इसको, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। प्लस इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लो, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाती है, तो मैंने 0 मानी है, तो यहाँ पे तो 0 हो गई। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखें, तो यहाँ पे तो ये चल भी नहीं रहा, घूम भी नहीं रहा, तो दोनों ही 0 हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। प्लस रेफरेंस पॉइंट से ये h हाइट पर है और इसका मास m है, तो रेफरेंस पॉइंट से जब h हाइट पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस के mgh। और रेफरेंस पॉइंट से h हाइट नीचे होता है, ऊपर हो तो प्लस के mgh, नीचे हो तो माइनस के mgh। ठीक है, तो ये आ गया, m से m कैंसिल कर दो, बस वैल्यू पुट करनी है। हाफ v की वैल्यू कितनी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 1 + k हॉलो स्पेरिकल बॉल है, और हॉलो स्पेरिकल बॉल के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, तो k की वैल्यू 2/3 हो गई। k की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, तो यहाँ k 2/3 पुट कर दो। E m तो कट गया, g की वैल्यू 10 दे रखे हैं यहाँ पे, और h हमसे पूछा है, h हमसे पूछा है तो h पूछा है। तो देखो ये हो गया 1/2 9, और इसे लिख सकते हैं 3 एलसीएम लेके 5/3, और ये 10h। तो 3 से ये काट दिया 3 बार, और 5 से काट दिया ये 2 बार, तो h की वैल्यू आ गई, 2 को नीचे लेके आओगे तो 3/4 मीटर आएगी पहले। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर लिख लो, और 4 से काट दो 25, और ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। इसीलिए इस जगह पर आएगा 75 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इसको समझो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे कर दी। तो एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जानते हो, पूरा तो नहीं बताऊंगा पर इतना जरूर बताऊंगा जो समझ में आए। आप कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग जानते होंगे, तो इस जगह पे तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCU है। ये भी अगर ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चलो ऐसे कर लो अभी, तो इसके 2 हिस्से कर लिया करो आप। पहले ट्रांसलेशन देखो, तो ट्रांसलेशन देखेंगे तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी VCU है, इस वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी VCU है, और इसकी भी VCU है, ऐसे। प्लस अब सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ, और सेंटर ऑफ मास पर बैठ के पार्टिकल को देखो, किसी भी पार्टिकल को, डिस्क के इस व्हील के किसी भी पार्टिकल को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ अभी। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी ω/r, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी ऐसे होगी ω/r, है ना। और इसके पास तो यही होगी VCU, हम बस केवल दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो VCOM प्लस ω/r, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी VCOM अपॉन ω/r, ऐसे नीचे, और यहाँ पे केवल VCOM होगा। अब कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कहती है कि VCOM इक्वल टू कितना होता है R⍵। तो इसको अगर बराबर करोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये रेस्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और इसकी ट्वाइस ऑफ VCOM होगी, क्योंकि VCOM इक्वल टू R⍵। तो दोनों को बराबर कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे,
और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे केवल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी VCOM ये। तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना ये वाला पॉइंट, और यहीं पे तो फ्रिक्शन लग रहा है, यहीं फ्रिक्शन लग रहा है। तो जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट तो रेस्ट में है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगे उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है ना। तो इसीलिए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस इज ऑलवेज 0। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इज ऑलवेज 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट रेस्ट में है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका वर्डन 0 होता है। फॉर आर रोलिंग स्पेरिकल सेल द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5 द वैल्यू ऑफ x। मान लेते हैं ये कोई फिक्स सरफेस है और इस पे कोई स्पेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर ये है, वो रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग भी कह सकते हैं, कुछ नहीं बोला है तो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है अगर वो इसके अगर रेडियस r है तो r ओमेगा के बराबर होती है। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू V/R। और हमसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और प्योर रोलिंग वाली केस में, किस वाले केस में, प्योर रोलिंग वाले केस में हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए डायरेक्ट, हाफ mv स्क्वायर 1 + k। यहाँ k रेडियस ऑफ वायरेशन नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो नंबर कांस्टेंट टर्म अटैच होता है वो है k, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्फेरिकल सेल है यहाँ पे, फॉर स्फेरिकल सेल का मतलब है हॉलो स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होता है 2/3 mr², है ना। और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख रहे हैं I बराबर kmr²। k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, फिर तो क्या k, तो जैसे यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो ये 2/3 है, ये mr² के साथ एक कोई नंबर अटैच है ना, यही है k इक्वल टू 2/3। अगर सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 mr² होता, तो k की वैल्यू 2/5। रिंग है तो k की वैल्यू 1, ठीक है। तो k ये है, ये फॉर्मूला में डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन ये प्योर रोलिंग में लगा सकते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में नहीं लगा सकते, प्योर रोलिंग में लगा सकते हैं। कैसे आया थोड़ी देर में वो भी बता दूंगा। तो हाफ mv स्क्वायर 1 + k। अच्छा I की जगह पे हम लिख सकते हैं ये, तो 1/2 डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना ये करे, k आप सीधा I की वैल्यू 2/3 mr² लिख दो। फिर यहाँ पे चलो बताता हूँ, k mr² और ओमेगा की वैल्यू भी V/R, तो V²/R², ये ओमेगा की वैल्यू पुट करी, डिवाइड बाई हाफ mv स्क्वायर और 1 + k। तो देखो r² से तो r² कैंसिल हो गया, और हाफ mv स्क्वायर से ये हाफ और ये m और ये v², ऊपर बचा k और नीचे बचा 1 + k। k की वैल्यू लिखें 2/3 और ये 1 + 2/3, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2/5, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें x/5, तो 5 से 5 कैंसिल एंड x बराबर 2, तो x की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ पे हम x बराबर 2 रख देंगे। थोड़ा समझो, अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, तो जो टोटल एनर्जी लिखते हैं हम वो लिखते हैं वैसे तो हाफ mv² ट्रांसलेशनल प्लस ये रोटेशनल, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये वाला तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो तब लगा लेना चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाएं, k टोटल इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I की जगह पे लिखें kmr², और इसकी जगह पे लिखते हैं V²/R²। लेकिन ये प्योर रोलिंग में लिख सकते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में लिख सकते। जब प्योर रोलिंग हो जाएगी तब आप ऐसा कर सकते हो, ये वाली कंडीशन प्योर रोलिंग में लगा सकते हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में नहीं लगा सकते। ठीक, r² से r² कैंसिल, तो हाफ mv² कॉमन ले लो, तो आपको 1 + k दिखाई देगा।
तो यही वाला फॉर्मूला आप याद रखो जब प्योर रोलिंग कर रहा हो, जब टोटल एनर्जी, और जब केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हो तो ये लगाइए। ठीक है। अ सॉलिड स्फीयर of mass 1 kg rolls without slipping on a plane surface. Its kinetic energy is 7 into 10 की पावर माइनस के 3. The speed of the sphere of the center of mass of the sphere h. ठीक है। एक ये प्लेन सरफेस है, आपका फिक्स सरफेस है, और इस पर ये कोई सॉलिड स्फीयर है बोला है क्वेश्चन में। ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो होती है वो ओमेगा आर होती है, अगर इसकी रेडियस आर है तब। जानते हो प्योर रोलिंग कंडीशन में अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछे, क्योंकि वो चल रहा है और घूम भी रहा है प्योर रोलिंग वाले केस में, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो तो 2 मिनट में हो जाता है, 1 + k। के यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। ये कैसे आया थोड़ी देर में बता भी दूंगा। मोस्टली बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, दूसरे तरीके से याद होता है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2/5 mr² होता है। ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, I = mk/mr²। यहाँ k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, तो फिर k क्या है? k एक इस mr² के साथ अटैच एक नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, तो k की वैल्यू जैसे 2/5 है यहाँ। अगर रिंग होता तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr², तो k की वैल्यू 1 हो जाती। सॉलिड सिलेंडर होता तो उसका हाफ mr² होता तो k की वैल्यू 1/2 हो जाती, है ना। ये k है। अब डायरेक्ट कर दो इसमें, इसकी वैल्यू पुट कर दी कितनी? 7 × 10 - 3। अभी ये कैसे आया वो भी बता दूंगा। हाफ m की वैल्यू कितनी है? 1 kg। स्पीड पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो पूछ रहा है ना। तो v का स्क्वायर और 1 + k की वैल्यू 2/5, ये तो ये हो गया 7/1000। कर लो इसको, इस पावर को नीचे ले आओ, +3 हो जाएगा। ये 1/2 v² और ये हो जाएगा 7/5। 5 एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 7 से 7 कट गया, तो देखो 10 हो गया, और ये 10 से ये 0 कट गया, देखो 1 भाई, ये दोनों 10 हो गए और 10 से एक 0 काट दो, तो v² हो गया 100। तो v आ गया 1/100 लिखोगे ऐसे, 1√1/100, तो 1/10 आएगा, लेकिन आएगा मीटर/सेकंड में, और चाहिए हमें सेंटीमीटर/सेकंड में। देखो तो इसीलिए इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100/10 सेंटीमीटर/सेकंड, तो 10 सेंटीमीटर/सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 10 भर देंगे। अब ये आया कैसे? ये हमेशा नहीं लगा सकते आप, जब प्योर रोलिंग हो तभी लगा सकते हो। जैसे कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इस वाले केस में हम याद करते हैं कि टोटल जो होता है ये हाफ mv² + हाफ I⍵², ये होता है। लेकिन जब इसमें प्योर रोलिंग आ जाती है ना, तो के टोटल जब लिखते हैं हाफ mv² + हाफ I की जगह पे लिखते हैं kmr², और v⍵ की जब लिखते हैं v²/r²। इसे ही कट गया। प्योर रोलिंग वाले केस में तो लिख सकते हो आप ये वाली कंडीशन, ओमेगा की वैल्यू v/r, यहाँ से v/r प्योर रोलिंग वाले केस में लिख सकते हो। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में थोड़े लिख सकते हो ये, ठीक है। ये लिख सकते हो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में। इससे कट गया तो हाफ mv² कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो 1 + k दिखाई देगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, ये वाला प्योर रोलिंग के लिए, ये ध्यान रखिए। A solid sphere of mass 2 kg making pure rolling on a horizontal surface with kinetic energy 2240 joule. The velocity of center of mass of the sphere will be। अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग करे, मतलब चल भी रही हो और घूम भी रही हो, और प्योर रोलिंग की कंडीशन भी होती है विदाउट स्लिपिंग कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ω/r के बराबर, r इसकी रेडियस है। ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है। अब जानते हो टोटल, अगर आपके प्योर रोलिंग वाले केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछता है
तो जैसे यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला याद करो, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, तो फिर के क्या है, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, ये कैसे आया ये बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मोस्टली को बच्चों को फॉर्मूला दूसरा तरीके से याद होता है, ऐसे याद नहीं होता, ये याद करना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के लिए के की जो वैल्यू होती है, जैसे सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इट्स डायमीटर 2/5 mr स्क्वायर होता है, इसको ऐसे लिखा करो, आई का बराबर के mr स्क्वायर, के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये mr स्क्वायर के साथ अटैच एक कॉफिशिएंट है, जिसमें के की वैल्यू देखो इस डायग्राम में कितनी है, इस वाले में कितनी है 2/5। जैसे सॉलिड सिलेंडर होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ mr स्क्वायर, तो के की वैल्यू हाफ। रिंग होता तो mr स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1 है ना, ऐसे। अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, अभी बता देता हूँ कैसे आया। के टोटल लिख लो पहले तो 2240, हाफ मास लिख लो 2, वेलोसिटी पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास की v, और 1 प्लस के की वैल्यू 2/5 है, तो 2/5, 2 से तो 2 कैंसिल, 2240, और यहाँ से 5 एलसीएम लेंगे तो 7/5 v स्क्वायर, 7 से काटो ये 7 3 आ गया, बचा 1 2 और ये 0, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 10 15 1 16, ये v स्क्वायर हो गया, तो v बराबर हो गया 1600, दैट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड। ये लो निकल आया, ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये आया कैसे वो थोड़ा सा देख लो। के टोटल वैसे हम लिखते हैं ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है यहाँ, प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास का होता है, तो आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो जब लगा सकते हो जब आप कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में हो, लेकिन अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा सकते हो। प्योर ये तो हमेशा लगा सकते हो, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला कर रहा हूँ वो प्योर रोलिंग में लगा सकते हो आप। क्या, हाफ mv स्क्वायर लिख रहे हो, प्लस हाफ आई की वैल्यू लिखो के mr स्क्वायर ऐसे, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अगर पुट करोगे v/r, लेकिन ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग पुट कर रहे हो। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में तो ये लगाना है ना, ये केवल प्योर रोलिंग में, मैंने बोला ना प्योर रोलिंग में ध्यान रखना, ये प्योर रोलिंग में, तो v/r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दो, हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस के दिखाई देगा आपको, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी प्योर रोलिंग वाले केस में ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and density D, rotated about an axis passing through the center and perpendicular to its length with angular velocity omega। ठीक है, if the value of omega in term of rotational kinetic energy E is इतना, then the value of alpha is। ठीक, एक हमारे पास थिन रॉड है ये ऐसे, और ये सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये फिक्स है यहाँ से, ठीक है, केवल रॉड घूम रही है, चल नहीं रही केवल, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 2 मीटर, और जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ये वाली ओमेगा, ये हमें दे रखा है यहाँ पे, ये रहा रूल के अंदर। इफ वैल्यू ऑफ ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू है ये अल्फा E/AD, ठीक है। अच्छा, मास गिवन नहीं है, रॉड का मास कितना है वो लेट कर लेते हैं कि रॉड का मास m है, ये गिवन नहीं है, लेट किया है, ठीक। डेंसिटी दे रखी है रॉड की D, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है A, ठीक। तो ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E दे रखी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो E इक्वल टू कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो E है। हाफ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उस एक्सिस के जो सेंटर से पास हो और प्लेन लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो कितना होता है ml²/12, तो ml²/12, ठीक है। और ये ओमेगा की वैल्यू ये है, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा E/AD। इस E से तो सबसे पहले E हटा दो, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, एक हो जाएगा ना 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 AD इक्वल टू, ये कितना आएगा ml² अल्फा, क्योंकि m हमने लेट किया है, गिवन नहीं है, तो डेंसिटी के टर्म में लिख लो, डेंसिटी इक्वल टू कितना, मास ऑफ द रॉड
और वॉल्यूम ऑफ द रॉड लिखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अगर लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो वॉल्यूम ऑफ द रॉड ए इंटू एल ही तो हुआ। तो मास कितना हो गया, ए डी ए एल। तो 24 ए डी इक्वल टू एम की जगह पे ले सकते हैं डी ए एल और एक एल स्क्वायर पहले से था अल्फा। ए डी से तो ए डी कट गया तो ये 24 हो गया और एल की पावर 3 हो गई ये अल्फा। और एल की वैल्यू रखिए 2 मीटर, यहाँ पर 2 रखें तो 24, 2 का क्यूब करें तो 8 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसीलिए अल्फा इज 3। A solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degree. Length is 60 centimeter. If the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom of the inclined plane h। ये डाटा भी दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते हैं। मैं इसे इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। जानते हो यहां से पहली बात ये रिलीज किया है रेस्ट में से, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी। और क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग कह रहा है, तो प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी और ये घूम भी रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। अच्छा एक बात ये, और जानते हैं जब प्योर रोलिंग करता है ना किसी इंक्लाइन प्लेन पर, तब जब एक्सेलरेशन देखते हैं उसका, तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए कि A इक्वल टू होता है G साइन थीटा 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अपॉन m इंटू आर का स्क्वायर। इसका मास m और रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I। अच्छा इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम G साइन थीटा और 1 प्लस k, ऐसे। k यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, तो फिर सर k क्या है, तो जानते हो यहाँ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं k mr स्क्वायर, ऐसे। k कॉफिशिएंट है बस, केवल नंबर है एक। जैसे यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है तो फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो I इज इक्वल टू होता है हाफ mr स्क्वायर। ये तो यहाँ k की वैल्यू हाफ है, ये तो हियर सॉलिड सिलेंडर के लिए k की वैल्यू हाफ। जैसे रिंग होती तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो उसके लिए k की वैल्यू 1 होती। सॉलिड स्फीयर होता उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i5 mr स्क्वायर होता है, तो k की वैल्यू 2i5 mr स्क्वायर 2i5 होती है ना। अच्छा ये आया कैसे, जैसे ही हम यहाँ I की वैल्यू k mr स्क्वायर रखेंगे ना, I की वैल्यू, तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से याद करा करो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, a निकाल लो सबसे पहले। G 10 साइन 30, देखो थीटा 30 दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये थीटा यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ G 10 दे रखा था, थीटा 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस k, सॉलिड सिलेंडर के लिए k की वैल्यू 1/2, तो 1/2, ये हो गया 10/2 और नीचे हो गया ये इन दोनों को ऐड करके 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसके लिए, तो हम मोशन की 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, और मोशन की 3 इक्वेशन लगा सकते हैं तो v स्क्वायर बराबर ये लगा लो u स्क्वायर प्लस के 2as से। ये कितना 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 a कितना a ये रहा 2 इंटू a 10/3 है ना। ये रोलिंग वाली केस में लगता है। डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, कुछ ने रखा है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60/100 मीटर, तो यहाँ 60/100 लिख लो। ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, तो देखो कैंसिल कर लो, एक 0 से एक 0, इस वाले 0 से ये वाला 0, 3 से काट दो ये 2 बार, तो ये जाएगा 4, ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे ना, v इज इक्वल टू √4, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो इसीलिए आंसर हो गया इसका 2। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे हम, किससे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से।
A solid cylinder is released from rest from the top and inclined plane of inclination 30 degree and length 60 centimeter. If the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom of the inclined plane h. ये चॉइस पूछी थी। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं, बट मैंने पहले ये इक्वेशन ऑफ मोशन से किया था, ये सोल्यूशन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। अब पहले इसमें सबसे पहले मैं कर देता हूं, फिर बताता हूं इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों रहेगी, है ना। पहले पॉइंट सुनते हैं। यहां से एक सॉलिड सिलेंडर है ये, और इसे रिलीज किया गया है। रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है, ना चल रहा है ना घूम रहा है ये। जब इसे छोड़ दिया गया तो जब बॉटम में पहुंचा तो ये चल भी रहा था और घूम भी रहा था, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा था, ठीक है। तो जब यहां से यहां आया तो देखो, इसका अगर एफबीडी बनाते हैं ना तो एक तो एमजी फोर्स लगता है, ठीक, और एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में फ्रिक्शन तो बोला नहीं है, होगा या नहीं होगा, सोचो। होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो सोचो पहले से अगर एमजी की कंप्यूट करते तो एक कंपोनेंट ये आता एमजी का और एक ये आता, ये 30 डिग्री होता, क्योंकि ये 30 डिग्री रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री, तो ये mg cos 30 डिग्री और ये mg sin 30 डिग्री, ठीक है। अगर नेट फोर्स निकालें तो देखो इसको ये बैलेंस कर लेगा, तो इसमें mg sin 30 तो इसे चला देगा, लेकिन चलाएगा घुमाएगा थोड़ी, क्योंकि इन सभी फोर्सेस के अगर हम टॉर्क देखें, mg sin 30 का, n का, mg cos 30 का, mg का, तो ये सब रोटेशनल एक्सिस से पास हो रहे हैं। यही तो रोटेशनल एक्सिस है, यहीं के अबाउट तो घूम सकता है ये, यहीं के अबाउट तो घूम रहा था ये दिस इज रोटेशनल एक्सिस। तो इस पॉइंट से अबाउट घूम रहा था, तो इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, सबका 0, बिकॉज इन सबकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स रोटेशनल एक्सिस से पास हो रही है। और जब किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन रोटेशनल एक्सिस से पास हो तो उसका टॉर्क 0 होता है, बिकॉज आर परपेंडिकुलर 0 होता है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, या फिर आर एफ सन डीटा लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहां पर ऐसा फिर कौन है जो इसे घुमाएगा? चलाएगा तो सो ठीक है, mg sin 30 चला देगा, घुमाएगा कौन? तो वो फ्रिक्शन ही होगा। अब बात आती है वो फ्रिक्शन कौन सा होगा। जानते हो जब प्योर रोलिंग होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, और ये ऐसा लगेगा इस जगह पे जो इसे घुमा सकता है। भाई इसका टॉर्क जो आना चाहिए वो कुछ सोचो, अगर ये आपका टॉर्क की डायरेक्शन निकालते तो आर क्रॉस एफ, तो ये आर की डायरेक्शन हो गई है। अभी देखो ऐसे सब थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये ऐसे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया फ्रिक्शन ऐसे। और इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना होता है वहां टेल होता है, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वहां पे हेड, तो आर वेक्टर ये हो गया। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, आर वेक्टर। आर क्रॉस एफ करें तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालें, तो आर से छोटे एंगल से एफ की तरफ घुमाएं, टॉर्क की डायरेक्शन निकालें, तो ऐसे ऊपर तरफ आ रही है, पर उंगलियां किधर घूम रही हैं ऐसे, तो जानते हो ये टॉर्क इसमें ऐसा पैदा करेगा ऐसे इस बॉडी में, इसीलिए बॉडी घूमना शुरू कर देगी ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन होगा स्टैटिक बेटा। कौन सा फ्रिक्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ऐसे। अब बच्चों को लगता है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब एक्ट होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती नहीं है, लेकिन यहां रहेगी, क्योंकि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन in case of pure rolling, in case of pure rolling on a fixed surface, on a fixed surface, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर सरफेस फिक्स नहीं होगा तो वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तब भी वर्डन करना पड़ेगा। फिक्स सरफेस है बेटा, इज 0। अभी क्यों ऐसा लिखा, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा अभी थोड़ा सा इतना बता सकता हूं कि जानते हो जब प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, प्योर रोलिंग की, तो प्योर रोलिंग वाले केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM में, तो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो डबल होती है 2 VCM, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। तो फ्रिक्शन तो फोर्स यहीं लग रहा है ना, और ये सरफेस फिक्स है, तो फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे ये ऐसे,
तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है और यहीं फोर्स लग रहा है। तो जानते हो जब वर्डन निकालते हैं ना तो W बराबर एफ cos θ लिखते हैं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट जो लिखते हैं ना वो बॉडी का नहीं लिखते, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो तो रेस्ट में है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तो रेस्ट में है, इसीलिए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन लिखोगे ना वो आपका वो 0 आएगा। अभी थोड़ा सा इतना बता सकता हूं, और इसीलिए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ही 0 है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, ज्यादा दिक्कत है तो आपको, है नहीं, वहां से ही कर सकते हो आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, है ना। तो ये लिख सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0, केवल वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स रह जाएगा, है ना, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, और कोई फोर्स लग नहीं रहे। नॉर्मल का फोर्स वर्डन 0 होगा, ठीक है। तो इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो यहाँ पे तो ये रेस्ट में पूरा, तो यहाँ रेस्ट में तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी इसकी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, और जिस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वहां पर पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, और ये फाइनल है, तो रेफरेंस पॉइंट से ये कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है, रेफरेंस पॉइंट से h हाइट ऊपर है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो mgh लिखेंगे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखें, क्योंकि यहाँ पे आके ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, इसलिए ट्रांसलेशन लिखें तो हाफ mv² और रोटेशन लिखें तो हाफ I⍵², ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो रेफरेंस पॉइंट पर पहुंच गया, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो देखो mgh इज इक्वल टू, जानते हो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, अगर हम टोटल एनर्जी लिखें काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो ये होती है हाफ mv² प्लस हाफ I⍵², ऐसे। जानते हो अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन है, किसकी है, प्योर रोलिंग की, तो v इक्वल टू जो होता है ये ω/r होता है, ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। यहां पर भी तो यही था, VCOM इज इक्वल टू R⍵, ये VCOM है, R⍵ होता है, ठीक है। तो हमसे स्पीड ही पूछ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ I की जगह पे लिख सकते हैं हम km r² और ओमेगा के ले सकते हैं v²/r², है ना ये, और r² से r² कैंसिल, तो 1/2 mv² कॉमन ले लो तो 1 + k। सर ये I की जगह पे ये कैसे लिखा, तो I की जगह पर मैं ऐसे लिखते हैं हमेशा km r², k यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो k की वैल्यू 1/2, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। तो इसे कंपेयरिंग करो, ये है k, ये अगर रिंग होता तो k की वैल्यू 1 होती, तो डायरेक्ट यूज कर सकते थे मैं ये वाला फार्मूला, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। लेकिन अगर प्योर रोलिंग हो तभी यूज करना ये, अगर केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल है तो ये यूज करना, और प्योर रोलिंग है तो ये यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना, हाफ mv² और 1 + k, इससे बहुत फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। m से m कट गया, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, h की वैल्यू निकालूं तो sin 30 इज इक्वल टू h/l, तो h/l, तो l बराबर कितना आ जाएगा, l sin 30, और l कितना है 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर तक रखा है, 60 और sin 30 की वैल्यू है सेंटीमीटर था तो मीटर में बदला, और sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू हाफ v² निकालना है 1 + k, सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ है इसीलिए हाफ, तो ये इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ये 6 आया, और ये हो गया v² × 3/2,
3 से कट गया ये 2 बार और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, v² = 4 हो गया, तो v = 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा लगता है कितना बड़ा कर दिया सर ने। एक्चुअल में आप ध्यान से सोचोगे ना, ये बहुत सारे पॉइंट बताए हैं मैंने आपको, इसमें एक पॉइंट नहीं है, इसीलिए वो बड़ा सा हो गया। देखो ये वाला भी मैंने यहाँ पे चाहता तो इसकी जगह पे 1/2 mr² लिखता, कि ये वाला सिस्टम लाते ही नहीं है, 1/2 mr² लिख देता आई, और इसके लिए देता v²/r²। पर कैलकुलेशन बढ़ती है उससे, डायरेक्टली याद रखा करो ना यार इसको। टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है ये, लेकिन प्योर रोलिंग की कंडीशन में होती है, जब प्योर रोलिंग कर रही हो। ये डायरेक्ट यूज करो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल दोनों को समझना होता है, डायरेक्ट यूज करो। A uniform disk of mass 0.5 kg and radius r is projected with velocity 18 meter per second at t=0 on rough horizontal surface. It start off with a purely sliding motion at t=0. After 2 seconds, it acquire purely rolling motion. See the figure. The total kinetic energy of disk after 2 seconds will be, ठीक है। तो यहां पे प्योर रोलिंग है, जब प्योर रोलिंग कर रही हो तब 2 सेकंड बाद उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जब चल भी रहा है और घूम भी रहा है, 2 सेकंड पर कह रहे हैं, इस वाली में कह रहे हैं, तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस रोटेशनल भी होगी। दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, देखो ½ mv² 1 + k। जब प्योर रोलिंग हो तब टोटल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला याद करो। इसमें के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, फिर के क्या है सर? तो थोड़ा सा के बारे में बताता हूँ, इस फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ, ये याद करिए, ये सबसे आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है इससे। वैसे बताओ, जब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जब आपका ट्रांसलेशनल भी हो प्लस रोटेशनल भी हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल, तो ये लिखते हैं हम, ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ½ I⍵²। ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा ऐसे लिख लिया करो, k/mr²। पर ये ध्यान रखना, ये क्या नहीं है आपकी, के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, के बस एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे यहाँ पर डिस्क है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ½ mr² होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट। तो के की वैल्यू ½ है यहाँ पे, तो हियर k = ½ जैसे अगर सॉलिड स्फीयर होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², तो k की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, है ना। एक नंबर है आपका जो mr² के साथ अटैच होता है ना। रिंग में कितना होता है? mr², तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे समझो, तो 1/2 mv² लिख लिया प्लस 1/2 I की वैल्यू k/mr²। और प्योर रोलिंग वाली कंडीशन में, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है VCOM = r⍵ होता है, क्योंकि यहाँ रेडियस स्मॉल r दे रखी, तो r⍵ कर लो, ऐसे ऐसे। कैपिटल R मान रखा मैंने, चलो कैपिटल R ही कर देता हूँ। तो यहाँ ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो v = r⍵, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू v/r हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे तो v²/r², इससे ये कैंसिल, और देखो ½ mv² कॉमन ले लो, तो आपको ये 1 + k दिखेगा। लेकिन ये फॉर्मूला प्योर रोलिंग वाले केस में लगाना, है ना। अगर केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है तो यही लगाइए बस केवल, लेकिन प्योर रोलिंग है तो ये लगाइए, k की वैल्यू समझिए, ठीक है, डायरेक्ट लगा दीजिए करिए, ठीक है। अब देखो, हाफ इस डिस्क का मास हमें दे रखा है, कितना है आपका? 0.5 kg, मतलब 0.5 kg, चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास m है, v नहीं है हमारे पास। k की वैल्यू तो कितनी है? k की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/2। तो हमारे पास सब है, अगर हम v निकाल लें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड। तो पहली बात तो ये हो गई। अब v कैसे निकालें? तो v निकालने के 2 तरीके हैं, v निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कर सकते हैं, और एक सिंपल कर सकते हैं। इसमें केवल सिंपल वाले से बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी समझा दूंगा। पहले अब समझो, जब इसको केवल कितनी वेलोसिटी दे के छोड़ दिया गया, इतनी वेलोसिटी छोड़ दिया, घुमाया नहीं है, घूम नहीं रहा, केवल वेलोसिटी दी है, स्लाइड कर रहा है शुरुआत में, तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो नाराज होगा। फ्रिक्शन नाराज होने का क्या मतलब है? फ्रिक्शन नाराज होने का मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक तो इस सरफेस का, फिक्स सरफेस का,
और एक इस डिस्क का साथ साथ नहीं होगा। और जब फिक्स नाराज हो और फ्रिक्शन नाराज हो, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साथ साथ ना हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वो आपका ऐसे लगेगा। क्यों लगा ऐसे, जरा समझो। ये इसलिए लगा ऐसे क्योंकि देखो ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है पहली बात तो। ये काइनेटिक फ्रिक्शन करेगा क्या, इसकी स्पीड को तो घटाएगा, लेकिन ये एक टॉर्क भी पैदा करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा और लीनियर स्पीड को घटाएगा। और फिर जब ये प्योर रोलिंग अटेन कर लेंगे तब फिर फ्रिक्शन खोस हो जाएगा, मतलब यहां पे फ्रिक्शन खोस हो गया। और जब फ्रिक्शन खोस हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगी, तो फिर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर फ्रिक्शन की नीड ही नहीं रहेगी, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। भाई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगाया है कोई, है ना, फ्रिक्शन की नीड नहीं रहेगी, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा कैसा भी, और वो प्योर रोलिंग करता रहेगा कंटिन्यूटी में। ठीक है, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहां से लेके यहां तक आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नेट फोर्स निकाल सकते हो। नेट फोर्स देखो, अगर आप एक तरीका तो ये है कि नेट फोर्स निकाल लो, इसका mg दिखाओ और नॉर्मल फोर्स दिखाओ, तो एक तो कैंसिल कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स तो यही है केवल एफ के, और ये नेट फोर्स आपका पीछे की तरफ लग रहा है ना। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव, क्योंकि ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, इसीलिए माइनस का इज इक्वल टू एफ के लिखे तो कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल एक्शन। और नॉर्मल एक्शन देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे बैलेंस है, तो एन इज इक्वल टू कितना है, एम जी है। तो माइनस का एम ए इज इक्वल टू म्यू और एन की वैल्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो ए बराबर आ जाएगा म्यू जी। म्यू दे रखा है हमें इसमें 0.3, तो 0.3 लिख देंगे, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन आएगा। स्पीड घट रही होगी ना, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसीलिए आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, वी निकाल सकते हो ये वाला। तो v निकालना है, वी नॉट हमें 18 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, माइनस ए की वैल्यू 3 और t की वैल्यू आपकी 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड। तो 18 माइनस के ये 12 हो गया, तो ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जब ये निकले आएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकले आएगी, खेल खत्म। तो यहाँ सॉल्व कर लो, हाफ एम की वैल्यू देखो 0.5 और वेलोसिटी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 और 1 प्लस के की वैल्यू जो है हमारी हाफ है, तो इसकी वैल्यू हाफ लिख दो आप। पॉइंट उठाओ, नीचे 10 हो गया और ये 3/2 हो गया। तो देखो 2 से कट गया ये 6 बार, 5 से कट गया ये 2 बार, 2 से फिर कट गया ये 3 बार, तो ये 3 हो गया, ये 12 हो गया और ये हो गया 3/2। 2 से फिर काट दो ये 6 बार, तो 18 या 9 कर लो, 9 इंटू 6 तो ये 54 हो गया जूल। तो 54 आपकी जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अच्छे, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करके दिखाऊंगा मैं आपको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं। A uniform disk of mass 0.5 kg and radius small r is projected with velocity 18 meter per second at t=0 on rough horizontal surface. It start off with purely sliding, इस पे ध्यान दो, स्लाइड कर रहा है शुरुआत में t=0 सेकंड पर। After 2 seconds it acquire a purely rolling, 2 सेकंड बाद वो रोलिंग करने लगता है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये 2 सेकंड पर ये सिचुएशन मान लेते हैं और ये 0 सेकंड पर है, तो इस जगह पे पूछ रहा है जब वो प्योर रोलिंग शुरू कर दे तो चल भी रहा होगा और घूम भी रहा होगा। जब प्योर रोलिंग भी कर रहा है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है भाई, कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। इसकी आर रेडियस है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड v माने तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। एक बात जानते हो, जब प्योर रोलिंग कर रहा हो, क्या कर रहा हो, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें ट्रांसलेशनल भी होती है प्लस रोटेशनल भी होती है। दोनों का सम जो होता है वो ये आता है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के। ये डायरेक्टली याद करिए, लेकिन प्योर रोलिंग कर रही हो तब के लिए है। इसमें के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो है। जैसे समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आया कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो वैसे आप क्या लिखते हो, के टोटल जो लिखते हो वो लिखते हो, ट्रांसलेशनल लिखते हो हाफ एम बी स्क्वायर। ये डायरेक्टली ये याद करो प्योर रोलिंग वाले केस में। प्योर रोलिंग नहीं है तो फिर यही होता है, केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है तो ये लिखते हैं। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टोटल का एनर्जी। ठीक है, अब जानते हो यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इस हाफ आई की जगह पे लिख दो के एम आर स्क्वायर। और प्योर रोलिंग है इसीलिए, अगर प्योर रोलिंग नहीं हो तो ये करिए, और आई की जगह पे ऐसे कैसे लिख दिया के एम आर स्क्वायर, तो के एम आर स्क्वायर। जैसे ये डिस्क है, डिस्क के लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म लग रहा है ना इसके साथ, यही तो के है, के की वैल्यू इसमें 1/2 है, ऐसे एम आर स्क्वायर के साथ अटैच है 1/2। तो डिस्क के लिए के की वैल्यू 1/2 है। जैसे सॉलिड स्फीयर होता तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो के 2/5 है। रिंग का एम आर स्क्वायर होता है तो के 1 है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। और ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन आ जाता है और इसे 1 प्लस के लिख देते हैं। और डिस्क के लिए के की वैल्यू 1/2 है, डिस्क के लिए के की वैल्यू 1/2 है ना। तो एक बात ये समझिए ढंग से। तो एक बात बताइए, के की वैल्यू तो हमें मालूम पड़ गई कि कोई डिस्क है, और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं के एम आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू आधी आ गई, ये के की वैल्यू आ गई। हाँ, मास हमें दे रखा है डिस्क का 0.5 kg है, 0.5 kg। केवल अगर स्पीड निकाल लें तो यहां रख दें तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी 2 सेकंड पर। अब स्पीड कैसे निकालें, तो शुरुआत में देखो इस वाली बॉडी को शुरुआत में केवल वेलोसिटी दे के छोड़ दिया है, तो ये स्लाइड कर रही है, प्योर स्लाइड है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नाराज है कि खुश है, सर फ्रिक्शन नाराज और खुश है, इसका क्या मतलब है जानते हो। जब फ्रिक्शन नाराज होता है इसका मतलब होता है जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये साथ साथ में नहीं है, क्योंकि ये सरफेस तो कैसा है, जो फिक्स सरफेस है ये तो, और ये चल रहा है, ये स्लिप कर रहा है, तो दोनों साथ साथ नहीं है। इसका सरफेस, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साथ साथ नहीं है। और जब फ्रिक्शन नाराज हो, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साथ साथ ना हो, तो उस वाली कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और वो क्या करता है, दोनों पॉइंटों को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को साथ लाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन का काम क्या होगा, इस काइनेटिक फ्रिक्शन का काम होगा स्पीड को घटाना, इस स्पीड को घटाएगा। और जानते हो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ये लगेगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, इस बॉडी को घुमाना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में तो स्लाइड करेगा, लेकिन जी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी स्पीड को घटाना शुरू करेगा और इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन करेगा ऐसा, और 2 सेकंड बाद ये प्योर रोलिंग करने लगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जब प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा तो फिर फ्रिक्शन खुश हो जाएगा, और जब फ्रिक्शन खुश हो गया तो उसके बाद, वैसे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है प्योर रोलिंग के केस में, लेकिन इस जगह पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा इस पर, तो फ्रिक्शन फोर्स की नीड ही नहीं रहेगी, ये प्योर रोलिंग करता रहेगा कंटिन्यूटी में। इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, थोड़ा सा समझिए इसको, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब करने का तरीका क्या है इसको, या तो इसे सिंपल तरीके से करो, मैंने कर चुका हूँ एक सिंपल तरीके से, ये नेट फोर्स निकाल के काइनेटिक फ्रिक्शन से एक वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरी तरीके से बना रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं। तो किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, जैसे इस पॉइंट के अबाउट कर लें, ए पॉइंट के अबाउट। देखो एक mg लगा लो यहाँ और एक नॉर्मल लगा लो ऐसे, तो n और mg तो बराबर होंगे, और n और mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 नहीं होगा,
बट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एन का टॉर्क जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी एन का पॉइंट ए के अबाउट, वो एन का टॉर्क की डायरेक्शन होगी ऐसे ऊपरी तरफ, क्योंकि आर क्रॉस एफ निकालो ना भाई, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे, टॉ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर का जो हेड होता है उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है यहाँ पे, और टेल उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो आर वेक्टर ऐसे आएगा, और आर क्रॉस एफ करोगे ऐसे, आर क्रॉस एफ टर तो ऊपरी तरफ आएगा टॉर्क, तो एन का टॉर्क जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और एम जी का टॉर्क किधर आएगा, एम जी का टॉर्क नीचे की तरफ आएगा। देखो एम आर क्रॉस एफ करो, अब ऐसे घुमाओ एम जी की तरफ, वो नीचे तरफ आएगा, और एन और एम जी बराबर हैं, और आर भी सेम है दोनों के लिए, थीटा भी 90 डिग्री दोनों के लिए, तो इन दोनों का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब रह गया एफ का टॉर्क, पैरेटो फ्रिक्शन का टॉर्क, तो इसके अबाउट पॉइंट ए के अबाउट से ये जो फ्रिक्शन है वो पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। जब कोई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से ही पास हो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क जीरो होता है, क्योंकि आर परपेंडिकुलर जीरो हो गया, इसलिए फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो है। तो नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क जो है वो जीरो है अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट जीरो है। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए और एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, फाइनल और इनिशियल और फाइनल कांस्टेंट रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए भाई आपको। जानते हो एंगुलर मोमेंटम अगर दो तरीके से लिखिए बेटा, आप समझिए पहले तो एक बात समझिए, यहां पे केवल बॉडी चल रही है, घूम रही है दोनों, यहां पे तो केवल चल रही है और यहां घूम रही है, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो जब केवल बॉडी चले, केवल चल रही है और इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो पॉइंट मास मान लो इसे एक तरह से, ए से आर सी, इसे वी सी, ये आर सी, तो एंगुलर मोमेंटम होगा पॉइंट ए के अबाउट, वो होगा आर क्रॉस पी। जानते हो आर वेक्टर का हेड हमेशा किस पॉइंट पर होता है, जिस पॉइंट का पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास में मान लो, तो टोटल मास यहाँ पे ये आर वेक्टर हेड, और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो वहां पे टेल होता है, और पी लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, आर इंटू एम इंटू वी, आर सी लिख देता हूँ, और एम इंटू वी सी, तो ऐसे लिख सकते हो एम आर सी क्रॉस वी सी, ऐसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे ना, तो इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये थीटा आ जाता है, आर वेक्टर को एक्सटेंड करने पर। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो एम आर सी वी सी साइन थीटा हो जाता है। लेकिन अगर हम इस फोर्स की, इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन लिखें ऐसे, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन खींच लें ऐसे, तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है उस वाले पॉइंट से इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर करें, उसे आर परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें इस ट्रायंगल में निकाल के, अगर थीटा ये है, तो साइन थीटा जो निकल के आता है ये आर परपेंडिकुलर आर सी आता है, तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर सी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस आर सी साइन थीटा की जगह ले सकते हैं एम वी सी और ये आर परपेंडिकुलर, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं अगर बॉडी चली रही है तब। लेकिन अगर बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, अगर कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास चल भी रहा है और घूम भी रहा है, फिर किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखें, तब मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, चल भी रहा हो घूम रहा हो, ये आर सी वेक्टर है, ए पॉइंट के अबाउट लिखें तो एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला सुनना, जब चल रहा हो और घूम रहा हो दोनों, तब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। ये सेंटर ऑफ मास की तो लिखा है विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, अब सेंटर ऑफ मास नहीं लिख रहे, बॉडी लिख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, है ना। तो यहां ऐसे लिखते हैं, तो इसको लिखें ए पॉइंट के अबाउट, तो एम वही आर सी इंटू वी सी, ये सेंटर ऑफ मास का लिखा है, जे बिल्कुल सेम टू सेम ही है, प्लस इस बॉडी का लिखना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखाना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे इनटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम लिखना है आई इंटू ओमेगा, लेकिन किसके अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट नहीं, ये ए पॉइंट के अबाउट लिखेंगे,
है ना, ये एल ए, यानी ना ये ए पॉइंट के अबाउट था सेंटर ऑफ मास का, और ये बॉडी का था लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट था। ये ड्राइव होके आता है बेटा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी सी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इतना समझ में आता है तो इसे करने में देर नहीं लगेगी। आइए एल ए करते हैं। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट निकाल लें तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई वेलोसिटी की, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये हो गया आपका आर वेक्टर, ये हो गया आर सी, और ये यहाँ से इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आर परपेंडिकुलर, जो कि इसकी रेडियस के बराबर है आर। तो इसीलिए लिख रहा हूँ मैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये एम मास इसका और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वी नॉट, और आर परपेंडिकुलर हो गया इसकी रेडियस के बराबर, इसकी रेडियस आर। तो आर डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ती है। आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन निकालें तो आर क्रॉस वी करो, आर क्रॉस वी, तो आर से वी की तरफ छोटे एंगल से घुमा दो, ये आर वेक्टर हो गया, ये छोटा एंगल टर नीचे, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है इसकी, इक्वल टू। अब फाइनल लिखें क्योंकि इसके पास चल ही रहा था, केवल घूम तो नहीं रहा था, ये चल भी रहा है घूम रहा है, फिर ए पॉइंट के अबाउट ही लिखना है इसका। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि चल भी रहा हो और घूम भी रहा हो, तो ये लगेगा। पहले तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखें, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखोगे ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया आर सी, ये वाला हो गया आर सी, और इसकी वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे ये, तो आर परपेंडिकुलर यही हो जाएगा दोबारा से। इसीलिए एम वेलोसिटी वी और आर परपेंडिकुलर, तो आर ही रहेगा, कैपिटल आर। ऐसे डायरेक्शन निकालोगे इसकी भी, तो ये इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही आएगी, ये भी नीचे की तरफ, प्लस अब बॉडी का मोमेंट अपने से लिखना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखना है, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में नहीं। पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में भले टॉर्क जीरो है, लेकिन बॉडी के अबाउट लिखते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है, खासियत पॉइंट है इसकी, है ना। तो बॉडी के अबाउट लिखेंगे, और बॉडी के अबाउट लिखे सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर, और इनटू ओमेगा। ये आया रिजल्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसको अब सॉल्व करना है बस केवल। तो देखो m से तो m कट गया, पहले v नॉट r हो गया। अच्छा इसकी डायरेक्शन चेक करें, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा दो ट्र, तो ये भी नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, इसीलिए सब पॉजिटिव लिखे है मैंने। वी नॉट आर, और ये हो गया वी आर प्लस 1/2 ये आर स्क्वायर, और ओमेगा प्योर रोलिंग है तो वी ओमेगा वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया, और एक आर देखो फिर कॉमन लेके काट दूंगा, आर से आर कट गया, तो इधर बचा वी नॉट, इधर बचा वी, और इधर बचा v/2, तो वी नॉट बराबर हो गया 3v/2, तो v बराबर हो गया 2/3 वी नॉट, और 2/3 वी नॉट की वैल्यू रखी 18, तो ये आ गया 18, तो ये 12 मीटर पर सेकंड आ गई। अब 12 आ गई, तो बस ये तो निकालनी थी v, बस खेल खत्म। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो k टोटल, ये समझाने में समय लगा है, हाफ, m की वैल्यू 0.5, v की वैल्यू 12, तो 12 × 12, और k 1 + k, तो 1 + k कितना 1/2। ये देखो यहाँ से लाइन खींच लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर लो। इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे 10, 2 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से फिर कट गया 6 बार, तो ये हो गया 6 × 6, और ये हो गया 3/2, ऐसे 2 से फिर कट गया 3 बार, तो 9 हो गया, 6 × 9, और ये हो गया 54, 54 जूल। तो 54 जूल आंसर हो गया। A disk of rolling without slipping on a surface. The radius of disk r at t बराबर 0. The topmost point on the disk is A, as shown the figure. When the disk completes half of its rotation, आधा rotation complete कर रहा है, the displacement of point A from the initial position h. और ये 4 चॉइस रखे हैं। तो देखो ये मान लो डिस्क पर एक टॉप मोस्ट पॉइंट है A, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जरा छोटा सा एक पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको, इस पर ध्यान दीजिए। इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, पार्टिकल का जो पाथ है ना वो अजीब व गरीब होता है।
इसीलिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए इसे दो भागों में तोड़ लेना चाहिए। वन इज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। जनरली यह आसान पाथ होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। इस वाले डायग्राम में, इस क्वेश्चन में वो स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा सेंटर ऑफ मास। सेकंड क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर हम पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करें, क्योंकि हम ज्यादातर से रिजिड बॉडी पढ़ते हैं, इसमें भी रिजिड बॉडी डिस्क है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास पर बैठकर पार्टिकल का पाथ को देखें तो सर्कुलर ही होता है। ठीक है, इस बात को समझ में आया। अच्छा, अब क्वेश्चन को समझते हैं। इसका एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि इसे दो भागों में तोड़ने का मतलब है कि पहले हम सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेशनल मोशन देख लें, केवल ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल है। पहले ट्रांसलेशनल मोशन देख लो, फिर रोटेशनल मोशन देख लो। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये रहा, तो सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा, टी सेकंड में मान लेते हैं। टी सेकंड में कितना चलेगा, तो टी सेकंड में सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे पहुंच गया। कितनी डिस्टेंस चली, वी टी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो वी टी। टी सेकंड में सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया होगा, ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पहुंच गया होगा। ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन देखा है मैंने, है ना, ओनली ट्रांसलेशनल। अब रोटेशनल सोचो, दो भागों में तोड़ना है। तो अगर आप रोटेशनल मोशन को देखोगे तो अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर आप पार्टिकल ए को देखोगे तो पार्टिकल अगर घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, चल नहीं रहा, क्योंकि ट्रांसलेशन अलग कर लिया, रोटेशन अलग कर लिया। तो ए पॉइंट पर जब पार्टिकल को देखोगे तो ए पॉइंट आधा रोटेशन करके यहां से यहां आ जाएगा, ये आ गया ए। और कितना एंगल घूम गया, तो ये एंगल घूमा होगा 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा है, ओमेगा से। तो आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू पाई। तो टाइम लगा पाई अपॉन ओमेगा। तो इसका मतलब ये फोटो है टी बराबर 0 का, ऐसे समझो। इसको दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये आपका पार्टिकल, ऐसा डिस्क थी आपकी, ऐसे ये डिस्क थी आपकी डिस्क थी, और ये इसके पास वेलोसिटी v थी और ये घूम भी रहा था, और ये पॉइंट ए था, और ये फोटो है इसका टी बराबर 0 पर। मतलब ये डायग्राम जो सिचुएशन है टी बराबर 0 की है। फिर ये सेंटर ऑफ मास चल गया इसका, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करा। अब मिला के लिख रहा हूँ दोनों को, है ना, ऐसे। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो समय हो चुका है आपका कितना, पाई बाई ओमेगा। और इतने समय में इसने जो सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस कवर करी थी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस कवर करी थी ये वी टी करी थी। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास ने कवर करी थी वी टी ट्रांसलेशनल मोशन में। और घूमा वो कितना, यहाँ से वो घूम के यहाँ आ गया पॉइंट ए। कितना एंगल बना था वो आपका, पाई। तो इतना एंगल घूमा, पाई अपॉन ओमेगा। तो पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ये हमें ये निकालना है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इतना आगे चल लिया, और ये कितना है देख के, तो ये वाला, ये 2r है पूरा यहां से यहां तक। और प्योर रोलिंग कंडीशन है, अगर ये प्योर रोल कर रहा था तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होती है वो आर ओमेगा के बराबर होती है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मानने हैं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये डिस्टेंस अगर निकाल लें हम ये वाली, तो v की वैल्यू आर ओमेगा, और टाइम दे रखा है हमें पाई बाई ओमेगा। सॉरी, v की वैल्यू कितनी हो गई, आर ओमेगा, गलत लिख दिया। v इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ओमेगा, और टाइम हो गया पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी पाई आर। अब ये डिस्प्लेसमेंट है आपका s, ये निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप इसमें। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट के अंदर 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर। तो यहां से ये हो गया 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर बाहर आ गया रूट के अंदर, पाई स्क्वायर प्लस 4। इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए ये होना चाहिए, कहाँ है, ए चॉइस इज करेक्ट। An object of mass 8 kg is hanging from one end of uniform rod CD of mass 2 kg and length 1 meter.
pivoted at its end C on vertical wall as shown the figure below. It is supported by a cable AB such that the system is in equilibrium. The tension in the cable H. देखो ये फिगर दे रखा है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। देखो ये रॉड है, इसके इस एंड से 8 kg का एक मास सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। तो 8 kg है तो वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी लिखा है मैंने, ठीक है, m इंटू जी। तो ये 80, जी की वैल्यू 10 लिखी है। और इस पूरी रॉड का जो मास था वो 2 kg था, जो कि सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, जो कि मिड पॉइंट होगा। तो इसलिए 20 लिख दिया मैंने। 2 kg था तो 2 m इंटू जी किया है। मिड पॉइंट पर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी यहाँ से ये, ठीक है। ये केबल है आपकी AB, ये वाली, और ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसमें टेंशन पूछा है हमसे T। तो कंपोनेंट कर लो बेटा। इस T के कंपोनेंट करें तो एक आपका ऐसे जाएगा, इसको बोलेंगे हम T sin 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट होगा टेंशन का ये T cos 30 डिग्री। पहले FBD बना लेते हैं पूरा। देखो यहाँ से ये रॉड हिंज है इस जगह से, तो अगर रॉड इस जगह से हिंज है तो हिंज फोर्स लगेंगे। और हिंज फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं, जब भी किसी जगह से कोई ऑब्जेक्ट हिंज हो तो 2 फोर्स लगाने पड़ते हैं। एक तो रॉड के अलोंग लगा लो, जरूरी नहीं इधर लगा, इधर भी लगा सकते हो, N1 मान लो, और एक रॉड के परपेंडिकुलर ऐसे N2। ये हिंज फोर्स है, क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। तो नेट फोर्स 0 कर लो। अगर हम नेट फोर्स 0 करें तो ये इम्प्लाइज करता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनका सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में N2 है, T sin 30 है, तो N2 प्लस T sin 30 बैलेंस कर लेना चाहिए। किसको, 80 और 20, मतलब 100 न्यूटन को। 80 प्लस 20, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 80 प्लस 20, 80, 20 और 80, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T sin 30 और N2। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ऐसे बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, इतना आया। और ये N1 और T cos 30 ये भी एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे। तो ये इसको बैलेंस कर लेंगे, अगर करना चाहो तो ले सकते हो। इसमें एक चीज़ और लिख दो, नेट फोर्स 0 करना है तो एक लग रहा है फोर्स ये वाला, N1 बैलेंस किसको करे, T cos 30 को। ये भी ले सकते हो लिखना चाहो तो। नेट फोर्स 0 है। जानते हो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क किसके अबाउट 0 होगा, तो टॉर्क 0 अबाउट ऑल पॉइंट, एनी पॉइंट। नेट टॉर्क 0 अबाउट ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके अबाउट अगर 0 होगा, अगर इक्विलिब्रियम में। तो अगर नेट फोर्स 0 प्रूफ हो जाए तो, और बॉडी इक्विलिब्रियम में कुछ में गिवन है, तो नेट टॉर्क 0 होता है अबाउट ऑल पॉइंट्स। तब फिर ऑल पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट कंसीडर करें हम, कौन सा मानना चाहिए फिर हमें टॉर्क 0 करने के लिए। तो हमेशा उस पॉइंट को कंसीडर करिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहे हैं, आपके यहाँ इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर। तो मैं टॉर्क जो निकाल रहा हूँ, नेट टॉर्क, वो अबाउट C पॉइंट, वो मैं 0 कंसीडर कर रहा हूँ। वैसे तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो आप, C पॉइंट के अबाउट नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहे हों वहाँ पर उस पॉइंट के अबाउट निकालो, जिससे उनका टॉर्क 0 हो जाए, निकालना ना पड़े। तो देखो ठीक है, तो देखो N1 का टॉर्क 0 कितना हो जाएगा फिर, 0, क्योंकि N1 की लाइन ऑफ एक्शन C पॉइंट से ही पास हो रही है। जब किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो उसका टॉर्क 0 होता है, क्योंकि R परपेंडिकुलर 0 होता है। तो देखो इसका टॉर्क, N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा। N2 का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि R परपेंडिकुलर 0 है। T cos 30 का भी टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, C पॉइंट से पास हो रही है।
टी कॉस 30 इंटू 0, इन सब में आर परपेंडिकुलर 0 है, तो इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क तो 0। अब रह गया 20, 80 और टी साइन 30। देखो टॉर्क के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ यहाँ पे, जिससे किसी को कन्फ्यूजन हो तो ख़त्म हो जाए। जैसे आपकी ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और मान लो इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, O पॉइंट के अबाउट, तो जनरल टॉर्क इक्वल टू होता है अबाउट पॉइंट O इक्वल टू R क्रॉस F। ये इसमें R वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। या ऐसे समझो R वेक्टर का हेड हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर होता है और टेल उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इसीलिए ये आपका R वेक्टर है। ऐसे इसका हेड हमेशा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहाँ लगेगा और टेल हमेशा उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। इसे अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो आर एफ साइन थीटा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया। इसको आर को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि दो वेक्टर के बीच में टेल टेल एंगल लेते हैं, ये थीटा होगा आर और एफ के बीच में एंगल। अब एक तरीका और होता है इसको लिखने का कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, तो ये फोर्स की दर्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है? ओ पॉइंट के अबाउट, तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसे बोलते हैं हम आर परपेंडिकुलर। अब सोचो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और थीटा ये है तो साइन थीटा निकालें इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये है आर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, दैट मीन्स आर है, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है आर साइन थीटा। तो आप इस आर साइन थीटा की जगह पे आर परपेंडिकुलर लिख सकते हो, तो आर परपेंडिकुलर एफ, ये भी एक टॉर्क होता है ये। तो यहाँ जानते हो इन सब की लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हो ना, ऐसे ही इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आर परपेंडिकुलर ही जीरो है इसमें, क्योंकि ये जीरो हो गया है आर परपेंडिकुलर, क्यों फोर्स ऑफ लाइन एक्शन से पास हो रहा है वो पॉइंट, सोच के देखो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो अब हम इसमें चलें 20 वाले केस में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला। तो पहले फोर्स 20 की लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, तो ये 20 की लाइन ऑफ एक्शन बना दी, ये रही। पॉइंट सी के अबाउट निकाल लें, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो फोर्स टॉर्क लिखेंगे 20 इंटू आर परपेंडिकुलर 50 सेंटीमीटर, तो 50/100। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदला है। अच्छा, अभी साइन नहीं लिख रहे, अभी मैं बताता हूँ आगे। अब चलो 80 का टॉर्क लिखो, तो 80 का टॉर्क लिखेंगे तो 80 और आर परपेंडिकुलर देखें तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और सी पॉइंट के अबाउट निकालने हैं, तो ये आ गया आर परपेंडिकुलर, ये वाला हेड यहाँ आएगा ऐसे। तो 1 मीटर हो गया, 60 और 40 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। और फिर अब लिखें टी साइन 30 का टॉर्क, साइन लिखे, अभी डायरेक्शन के साथ साइन पुट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी साइन पुट करने के लिए। इसका लिखें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, देखो ये वाली, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आर परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, दैट मीन 60 सेंटीमीटर। तो टी साइन 30 डिग्री इंटू 60 सेंटीमीटर है तो 100, और ये सब नेट टॉर्क कितना है? 0 है। अब साइन देखें तो कैसे पुट करते हैं साइन? आर क्रॉस एफ की दर्शन निकालिए। आर क्रॉस एफ की दर्शन कैसे निकालें? तो देखो सबसे पहले आर क्या होगा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वहाँ पे आपका हेड रहता है ना, और टेल उस पॉइंट पे रहता है जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो देखो फोर्स यहाँ लग रहा है, पहले हम 20 वाला किया था, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट, तो ये हो गया आर वेक्टर का हेड, ये रहा। देखो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल भी देखोगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 लिखोगे तो 90, तब भी आर वेक्टर आपका ये वाला 50 ही है ना, ऐसे भी सोच सकते हो। अब इसको एक्सटेंड कर लो आर वेक्टर को, ऐसे नहीं और फिर छोटे एंगल से आर से एफ की तरफ घुमाओ, डायरेक्शन निकालने आर क्रॉस एफ की, आर से एफ की तरफ छोटे एंगल से आपको अपनी फिंगर की, राइट हैंड की फिंगर को घुमाना है। तो देखो ऐसे आपकी आर वेक्टर डायरेक्शन में पहले हेड टेल टेल आना चाहिए, है ना, ऐसे आना चाहिए, 20 न्यूटन ऐसे हैं
और हेड आर वेक्टर का ऐसा आना चाहिए, आर वेक्टर का, और ये 20 न्यूटन का। फिर छोटे एंगल से घुमाते हैं तो आर क्रॉस एफ करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा टॉर्क। तो इसका टॉर्क जो आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। 80 का भी डाउनवर्ड आएगा फिर, क्योंकि आर वेक्टर का हेड यहाँ आएगा, ऐसे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, टेल आना चाहिए, दोनों के टेल टेल मिलने चाहिए। फिर उस पर छोटे एंगल से आर से एफ की तरफ घुमाएं तो ऐसे घुमाना पड़ेगा अपनी राइट हैंड की फिंगर को ऐसे रखें, तो डाउनवर्ड ये भी आ रहा है और ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। इसको देखें तो इस पर आर वेक्टर का हेड यहाँ आएगा और इसे एक्सटेंड ऐसे करना पड़ेगा, तो आर क्रॉस एफ करें तो ये इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे अपनी राइट हैंड की फिंगर को ऐसे, तो ये ऊपर आ रहा है और ऊपर आ रहा है तो इसका टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर आ रही है। अब जानते हो किसी एक डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, एक को पॉजिटिव मान लो, किसी को भी मान सकते हो। जैसे आप चाहो तो क्रॉस को कैसा मान लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, और डॉट वाले को कैसे मान लो, पॉजिटिव। एक क्वेश्चन में आप किसी एक को पॉजिटिव मान लिया करो, किसी एक को नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही रहेंगे। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये तो सब जीरो हैं क्योंकि इन सब में आर परपेंडिकुलर जीरो था। करो सॉल्व, जीरो से जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 हो गए तो माइनस के 10, माइनस का 80 प्लस का t साइन 30 की वैल्यू 1/2, जीरो से ये जीरो कैंसिल, एंड 6/10 बराबर 0। अब देखो ये हो गया 90, इस दोनों को इधर ले आओ तो ये 90 हो गया बराबर 2 से काट दिया 3 बार, तो ये हो गया 3t/10, 3 से कट गया 30 बार, तो t बराबर आ गया 300 न्यूटन। t बराबर 300 न्यूटन इसका आंसर होना चाहिए, मतलब सी चॉइस इज करेक्ट। एक बार ये समझ में तो आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।